हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाली स्लाइड्स में। और गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। आने वाले कल के आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को मेरा नमस्कार। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम डिस्कस करेंगे पाक के टाइगर रिजर्व के बारे में, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये पाक के टाइगर रिजर्व जो है वो किस स्टेट के अंदर हमें देखने को मिलती है? तो आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। अरुणाचल प्रदेश के अंदर हम लोग को पाक के टाइगर रिजर्व देखने को मिलती है। इसी टाइगर रिजर्व के नजदीक में एक नदी बहती है गाइस, जिस नदी का नाम है कामेंग। कामेंग नदी जो है वो इसी पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व के पास जो है वो बहती है। और भरेली नदी भी जो है वो उसे कहा जाता है। और आपको बता दें कि कामेंग नदी जो है वो ब्रह्मपुत्रा नदी की ट्राइब्यूटरी हम लोग को देखने को मिलती है। तो क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ब्रह्मपुत्रा नदी की और कौन सी ट्राइब्यूटरी है? तो इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। उनमें से एक कामेंग नदी है जो कि इस पाके टाइगर रिजर्व के पास से होकर गुजरती है और इसे पाखुई टाइगर रिजर्व भी जो है वो कहते हैं। 2016 में इस टाइगर रिजर्व को भारत जैव विविधता पुरस्कार मिला था, इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड मिला था। किस श्रेणी में, किस कैटेगरी में? तो कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज की श्रेणी में, राइट। ये संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण की श्रेणी में, क्योंकि इसने हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम शुरू किया था। अरुणाचल प्रदेश ने हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम यहीं पर ही इस टाइगर रिजर्व में। तो इसी चीज को देखते हुए ये टाइगर रिजर्व को ये अवार्ड मिला, क्योंकि हॉर्नबिल एक पक्षी हम लोग को देखने को मिलती है, तो उसको कंजर्व करने के लिए, उसके संरक्षण के लिए ये प्रोग्राम यहाँ पर देखने को मिला था। और यहीं पर ही जैसे मैंने आपको बताया कि एक नदी बहती है कामेंग नदी, जिसे भरेली भी जो है वो कहा जाता है। इसके वेस्ट में बहती है और नॉर्थ में हम लोग को देखने को मिलती है। और पाके नदी हम लोग को इसके ईस्ट में देखने को मिलती है जो कि बहती है। तो एक पाके नदी भी यहाँ पर है। तो ये चीज आप ध्यान में रखते हैं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कामेंग नदी बताओ कहाँ है, पाके नदी कहाँ पर है, तो आपको ये लोकेशन थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और इसी के पास आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश का ही एक आपको पापुम रिजर्व फॉरेस्ट देखने को मिलेगा और असम का नामेरी नेशनल पार्क, दोईमारा रिजर्व फॉरेस्ट और फिर ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको यहीं पर नजर आएंगी। इसके अलावा जो बारहमासी जो नदियां हम लोग को देखने को मिलती हैं, जो पूरे साल भर जो है वो बहती हैं, पेरिनियल रिवर्स जो होती हैं, तो इस एरिया पर जो आपको नदी मिलेगी वो मिलेगी नामेरी, खारी और ऊपरी डिकोराई। तो ये नदियां आपको यहां पर मिलेगी। और इसके वेस्ट की तरफ आप देखेंगे कामेंग नदी के, तो आपको एक सैसा ऑर्चिड सेंचुरी भी वहां पर नजर आएगी। साथ ही साथ यहां पर पाके टाइगर रिजर्व में पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट के अंतर्गत आता है ये।
ईस्टर्न हिमालय बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंतर्गत ये पाके टाइगर रिजर्व हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि आता है। अब देखिएगा ये वाला जो टॉपिक है एटलांटिक चार्टर का, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बट हिस्ट्री की बात हो रही है तो इसे हमने पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू में रखा है। तो एटलांटिक चार्टर आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ये जो एटलांटिक चार्टर है ये क्या है। तो सबसे पहली बात तो जानो कि अगस्त 1941 में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल और अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इन्होंने साइन किया था एक घोषणा पत्र, एक डिक्लेरेशन साइन किया था, जिसे हम लोग एटलांटिक चार्टर के नाम से जानते हैं, राइट। और ये मतलब इससे संबंधित जो दस्तावेज हैं, यानी कि ये 1941 का जो ये डिक्लेरेशन था, जो ये डॉक्यूमेंट्स थे, तो इनको आज की डेट में प्रेसिडेंट जॉय बिडेन और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ये इसको इंस्पेक्ट कर रहे हैं, इसका निरीक्षण कर रहे हैं आज की डेट में। ये पुराने अगस्त 1941 के डॉक्यूमेंट्स को या डिक्लेरेशन को, इसका निरीक्षण किया जा रहा है। दैट्स वाई ये टॉपिक अभी हमें न्यूज में देखने को मिला था। दोनों लीडर्स ही जो है, मतलब कि जॉय बिडेन और बोरिस जॉनसन, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के, ये दोनों ही प्लान कर रहे हैं कि ये साइन करेंगे एक नया एटलांटिक चार्टर को, और जहां पर लोकतंत्र और खुले समाज के सिद्धांतों, मूल्यों और संस्थानों की रक्षा की जाएगी, राइट। ये प्लेज कर रहे हैं कि ये डिफेंड करेंगे प्रिंसिपल्स को, वैल्यूज को, इंस्टीट्यूशंस को, डेमोक्रेसी और ओपन सोसाइटीज के। तो अभी इस पॉइंट को आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, इस पर हम वापस आएंगे थोड़ी देर के बाद। अब मैं आपको बताता हूं कि ये एटलांटिक चार्टर था क्या। तो देखो एटलांटिक चार्टर जो है गाइस, ये एक जॉइंट डिक्लेरेशन हमें देखने को मिला था, और ये कब हुआ था, तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय पर इशू किया गया था, मतलब कि उसी दौरान इशू किया गया था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो चला था, आपको पता है कि 1939 से 1945 के पीरियड पर चला था ये। तो उसी दौरान जो है वो इसे इशू किया गया था एटलांटिक चार्टर को। कब किया गया था, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया 1941 में किया गया था, राइट। अब ये किसके द्वारा, तो यूनाइटेड स्टेट्स और ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा किया गया था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। और किस पर्पस के लिए किया गया था, कि जैसे ही युद्ध खत्म होगा तो पूरे दुनिया भर में किस प्रकार का विजन होना चाहिए, कि क्या दृष्टिकोण जो है वो निर्धारित करना है। जैसे ही अगर युद्ध खत्म होता है, तो युद्ध खत्म होगा तो पूरे वर्ल्ड में हम लोग को पीस जो है वो मेंटेन करना है, शांति जो है वो चाहिए, राइट। तो पीस मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि कुछ डिक्लेरेशन होना चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, कुछ प्रिंसिपल्स होना चाहिए, जिसको जो है वो सभी लोग फॉलो करें, राइट। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। तो ये कुछ नहीं था, ये एक प्रकार का डिक्लेरेशन था, जो कि वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वो पूरी कंट्रीज को फॉलो करना है, राइट। और पहली बार इसको अनाउंस किया गया था 14 अगस्त 1941 में, और बाद में जाकर 1942 तक का समय जो है वो दिया गया था 26 एलाइड कंट्रीज को, मतलब कि 26 मित्र राष्ट्रों को समय दिया गया था 1942 तक, कि वो जो है वो अपना समर्थन दे सकते हैं इस घोषणा पत्र में, यानी कि इस घोषणा पत्र को सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज हम लोग को यहां पर देखने को मिली थी। और इसके अंदर कुछ मेजर पॉइंट्स जो एटलांटिक चार्टर के थे वो क्या क्या थे, कि नेशंस राइट टू चूज इट्स ओन गवर्नमेंट। फर्स्ट पॉइंट, कि एक कंट्री जो है, एक राष्ट्र जो है, उसको अपनी सरकार चुनने का अधिकार होगा। तो ये पहला पॉइंट इसके अंदर था। दूसरा पॉइंट इसके अंदर था कि ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को ईज करना है, राइट, कि ट्रेड में जितने भी रिस्ट्रिक्शंस है उसको ईज करना है, फ्री फ्लो होना चाहिए गुड्स का, राइट। और तीसरा जो था कि पोस्ट वॉर डिसआर्मामेंट, यानी कि कंट्रीज वगैरह जो है वो किसी भी प्रकार से वेपन्स वगैरह का इस्तेमाल जो है वो अपना कम करें, स्पेशली न्यूक्लियर वेपन्स का, या फिर ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स का जो कंट्री टू कंट्री हमें देखने को मिलती है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, या फिर लॉन्ग रेंज मिसाइल जो होती है ना इस प्रकार की, तो उसका इस्तेमाल ना करें, ना उसका प्रोडक्शन करें, ना उसकी स्टॉक फिलिंग करें, ना अपने पास रखें। तो ये तीन मेन चीजें थी जो कि इसके मेजर पॉइंट्स के तौर पर हमें देखने को मिली थी। तो ये वाली चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, ये तीन पॉइंट्स के बारे में। और डॉक्यूमेंट जो है गाइज, ये कंसिडर किया जाता है फर्स्ट की स्टेप्स टुवर्ड्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन इन 1945। तो यूनाइटेड नेशन को जो एस्टेब्लिश किया गया था उसका पहला स्टेप जो था वो यही डिक्लेरेशन या फिर आप एटलांटिक चार्टर
कह सकते हो कि अटलांटिक चार्टर पहला डिक्लेरेशन, क्योंकि यूनाइटेड नेशन को भी इसलिए बनाया गया था कि वर्ल्ड लेवल पर शांति जो है वो बरकरार रहे, मेंटेन रहे, पीस जो है वो कंटिन्यू रहे। अच्छा, क्या आप लोग को पता है और क्या आप मुझे बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि यूनाइटेड नेशन से पहले जो बॉडी थी वो कौन सी थी, जिसे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो है वो स्टैब्लिश किया गया था, मतलब वर्ल्ड लेवल पर शांति मेंटेन करने के लिए, बट वो शांति मेंटेन नहीं कर पाई, तो उसकी जगह पर यूनाइटेड नेशन को जो है वो स्टैब्लिश कर दिया। तो बता सकते हो आप मुझे, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर कि उसका क्या नाम है। अब देखो क्या क्या चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड थी, तो आपको तो ये 3 ही पॉइंट्स बस ध्यान में रखने हैं, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर 8 कॉमन प्रिंसिपल्स मौजूद थे। वो क्या क्या थे? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ब्रिटेन, इनके द्वारा विश्व युद्ध से कोई भी क्षेत्रीय लाभ नहीं उठाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों ने कहा, यूनाइटेड स्टेट्स ने और ब्रिटेन ने, यूके ने, दोनों ने बोला कि हमने मतलब इस वर्ल्ड वॉर में जिस भी कंट्री को जीता है, जिस भी कंट्री को हराया है, उस कंट्री की टेरिटरी हम अपने कंट्रोल में नहीं करेंगे, हम अपने कब्जे में नहीं करेंगे। और उन्होंने संबंधित नागरिकों की इच्छा के विरुद्ध किए जाने वाले किसी भी क्षेत्रीय परिवर्तन का विरोध किया। इन्होंने बोला कि जो भी लोग, जैसे एक एरिया है, एक टेरिटरी है जहां पर कुछ लोग निवासी हैं, नेटिव्स हैं, वहां के मूल निवासी हैं, तो ये जैसा चाहेंगे वैसा होगा। इनके इनके मतलब अपोजिट या फिर इनको अपोज करके किसी भी प्रकार के टेरिटोरियल चेंजेस नहीं किए जाएंगे, मतलब किसी भी प्रकार से यहाँ पर क्षेत्रीय परिवर्तन नहीं किया जाएगा वहां के रहने वाले लोगों के डिसीजन के विरुद्ध, या फिर वो जो बोल रहे हैं उनका जो फाइनल डिसीजन है, उनकी जो इच्छा है, उसके विरुद्ध यहाँ पर किसी भी प्रकार के टेरिटोरियल चेंजेस नहीं किए जाएंगे। और देखो युद्ध के बाद समय पर और युद्ध के बाद क्या हुआ था कि काफी सारी कंट्रीज के अंदर सरकारें जो है वो गिर गई थी, वहां पर एनार्की छा गई थी, ठीक है, वहां पर कोई भी अथॉरिटी नहीं थी कंट्रोल करने की। तो राष्ट्रों पर युद्ध के दौरान दूसरे देशों का कब्जा हो गया था, फर्स्ट पॉइंट, और उनकी सरकारें गिर गई थी। तो ऐसे जो कंट्रीज थी, ऐसे जो राष्ट्र थे जहां पर कोई भी सरकारें नहीं थी, तो उन पर्टिकुलर राष्ट्रों में सरकार बनाने की सहायता करेंगे ब्रिटेन और यूएसए। तो ऐसी चीज इसके अंदर मेंशन थी। इसके अलावा लोगों के पास जो है वो अपनी खुद की सरकार चुनने का अधिकार होना चाहिए, राइट होना चाहिए अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाने का और चुनने का। तो ये वाला पॉइंट भी इसके अंदर मेंशन किया गया था। मतलब कि हमने क्या देखा, एक प्रकार से इसके अंदर डेमोक्रेसी का भी क्लॉज इन्वॉल्व है, राइट, कि एक नेशन जो है वो अपनी खुद की सरकार जो है वो चुन सकती है। दूसरा, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, की किसी को भी ट्रेड करने से नहीं रोकना है, सभी के लिए ट्रेड जो होना चाहिए वो मतलब आसान होना चाहिए और फ्री फ्लो होना चाहिए। और तीसरा, डिसआर्मामेंट, ठीक है। तो ये 3 चीज हम लोग को ये चार्टर में, अटलांटिक चार्टर में देखने को मिली थी। अब बात करते हैं हम लोग कि अभी एट प्रेजेंट जो है वो इन चीजों पर, यानी कि ये दोनों लीडर जो है वो क्यों प्लान कर रहे हैं एट प्रेजेंट कि यार फिर से जो है वो एक नया अटलांटिक चार्टर जो है वो साइन करना चाहिए। तो अब आप चीजों को सोचना एक एक करके। हमने बात करी डेमोक्रेसी की, फर्स्ट पॉइंट। दूसरी चीज इसके अंदर डिसआर्मामेंट थी, और तीसरी चीज इसके अंदर क्या थी, ट्रेड, ठीक है। अब यहां पर हम मेनली टारगेट करेंगे डिसआर्मामेंट को और ट्रेड को। डिसआर्मामेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो ईरान को, तो आपको पिक्चर समझ में आएगी कि क्यों यूएसए जो है और ब्रिटेन जो है वो चाह रहे हैं कि इस प्रकार से एक और शांति के लिए एक डील जो है वो करना वर्ल्ड लेवल पर, राइट, या फिर डिक्लेरेशन जो है वो रिलीज करना कि जो कि सभी कंट्री जो है वो फॉलो करें। तो ईरान न्यूक्लियर डील कैंसिल हो चुकी है, आपको पता है, और ईरान अभी यूरेनियम जो है वो बना रहा है। बातों को समझना, मतलब पॉइंट को आप देखो, यहां पर आर्टिकल में नहीं लिखा ना, आपको ये वाली चीज कहीं पर मिलेगी, आपको जो है वो पास्ट के इवेंट से चीजों को कनेक्ट करना है। तो ईरान जो है वो आज की डेट में हमको देखने को मिल रहा है कि यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है, और ईरान और यूएसए की टक्कर हमें देखने को मिल रही है, राइट। तो ये एक वजह हमें देखने को मिलती है डिसआर्मामेंट की। दूसरा पॉइंट की, जैसे कि आगे चल के ये डिक्लेरेशन जब आएगा तो आप खुद देखना उसके अंदर ये भी होगा कि कंट्री जो है वो किसी प्रकार से यूरानियम वगैरह एनरिचमेंट ना करें, राइट। अगर करेंगे तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर उनके ऊपर दबाव जो है वो डाला जाएगा। तो ऐसा करें, कुछ ना कुछ तो होगा, आप देखिएगा जरूर आगे चल के। मतलब आगे चल के, मतलब अब जब ये रिलीज करेंगे अपने नए अटलांटिक चार्टर को, तब हम समझेंगे। और ट्रेड की बात करें तो अभी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हमें देखने को मिल रहा है। तो उससे क्या करना चाह रहा है चाइना, कि चाइना सभी कंट्रीज को जो है वो अपने कंट्रोल में करके, स्पेशली 3 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर अपनी मोनोपोली चलाना चाह रहा है। और जब वो अपनी मोनोपोली चलाएगा तो ये आने वाली पीरियड की बात हो रही है, मान के चलो 2045-50 की पीरियड की बात हो रही है, जब इसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, और कंप्लीट होने के बाद पूरी फुल फ्लैश तरीके से अपने एक्टिवेट रहेगा। तो ये उस समय को ध्यान में रखते हुए आज से पॉलिसी जो है ये तैयार करने पर प्लानिंग कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स। और क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो आगे की सोचता है, आगे की देखता है, और आप भी एज अ ब्यूरोक्रेट के तौर पर आपको भी अपना विजन जो रखना है वो आगे का रखना है कि आने वाले 10 साल 15 साल में किस तरीके की स्थिति चेंज हो सकती है। तो इसका जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये
एक मोनोपोली क्रिएट कर देगा 3 कॉन्टिनेंट्स में, और उसके कारण ट्रेड जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो ये अभी के लिए ये 2 मेन चीज हम लोग को ऐसी देखने को मिल रही हैं जिसको लेकर यूनाइटेड स्टेट्स, और तीसरी बात आप ये भी कर सकते हो डेमोक्रेसी को लेकर भी, क्योंकि वहां पर चाइना के अंदर भी काफी बार हम देखते हैं कि लोग वो जो है वो बिल्कुल भी सही उसमें नहीं है, मतलब कि लोग जो है वो चाह रहे हैं वहां पर डेमोक्रेसी, बट उनको डेमोक्रेसी नहीं मिल पा रही है, राइट। जो भी प्रोटेस्टर होते हैं, जो भी प्रोटेस्ट करते हैं डेमोक्रेसी को लेकर, उनको दबा दिया जाता है, उनकी आवाजें दबाई जाती हैं, राइट। तो ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती। तो चाइना को टारगेट करेंगे ये, तो चाइना को टारगेट किया जाएगा मेनली, स्पेशली, और आज की डेट में, और इवन ईरान को भी, अगर डिसआर्मामेंट की बात होती है, और दूसरी कंट्री जैसे कि नॉर्थ कोरिया तो है ही उस लाइन में, राइट। तो इस प्रकार से, तो ये आपको इस तरीके से चीजों को समझना है कि ये क्यों जो है वो इस प्रकार के अटलांटिक चार्टर को फिर से रिव्यू कर रहा है। बात समझ में आई आपके? चलो अब आगे बढ़ते हैं। और हालांकि ये वाला जो टॉपिक था ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, बट ये हमने मेनली इसके अंदर डिस्कस जो किया था वो, और न्यूज में भी जो आया था वो अटलांटिक चार्टर को लेकर आया था, जो कि हिस्ट्री का है, तो इसलिए मैंने इसको पेपर 1 में पुट किया है। अब बात करेंगे हम लोग पेपर 2 के टॉपिक की, और उससे आगे बढ़ने से पहले चलो उसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा। आपको अगर हमारे कोर्सेज चाहिए गाइज, जिसमें फुल फ्लेज आपकी तैयारी करवाई जाती है, जनरल स्टडीज की भी, राइट, करंट अफेयर्स की, तो यहाँ पर आपकी रेगुलरली फ्री में तैयारी करवाई जा रही है। इसके अलावा हमारे कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जिनको आपको चाहिए, जिनकी जानकारी चाहिए, तो लास्ट में जो है वो आप बने रहिएगा। लास्ट में मैं आपको जैसे ही लेक्चर पूरे टॉपिक्स फिनिश होते हैं बताऊंगा, ठीक है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हम बात करेंगे, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में काफी बार जो है वो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। फूड सेफ्टी रेगुलेटर FSSAI हमें देखने को मिलती है। ये इसने मैंडेट दिया है फूड बिजनेसेस ऑपरेटर को, यानी कि जो भी ऑपरेटर्स फूड बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, तो इनको मेंशन करना पड़ेगा FSSAI का लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन नंबर अपने कैश रिसीट में और परचेज इनवॉइस में, मतलब कि बिल में, 1 अक्टूबर से। तो जितने भी जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, फूड बिजनेस में जो इन्वॉल्व हैं, तो उनके बिल में ये लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन नंबर FSSAI का होना जरूरी है 1 अक्टूबर से। तो इसको लेकर FSSAI का टॉपिक हमें न्यूज में देखने को मिला था। तो इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब कि किसी कानून के द्वारा बनाई गई बॉडी है। और कौन सा कानून है ये? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, इसके द्वारा बनाई गई ये बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी, याद रखिएगा, राइट। और ऑटोनॉमस बॉडी हमें देखने को मिलती है। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है, ये इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री हमें देखने को मिलती है। और हमारी कंट्री के अंदर कोई भी फूड रिलेटेड बिजनेस में अगर कोई इंडिविजुअल बिजनेसमैन अगर इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनको, उन ओनर को जो है वो सर्टिफिकेट लेना होता है और लाइसेंस लेना होता है FSSAI से। तो ये वाली चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, FSSAI के बारे में 2-3-4 पॉइंट्स। तो देखिएगा, इस नागा इशू की यहां पर बात हो रही है। तो नागा इशू को कंटिन्यू करने के लिए, नागा के मुद्दे पर समाधान जो है उसको लाने के लिए, यानी कि रिजॉल्व करने के लिए, इस इशू को एक कमिटी बनाने का फैसला नागालैंड की सरकार के द्वारा लिया गया है। काफी लंबे टाइम से गाइस हमें देखने को मिला था कि नागा पीस डील जो है, नागा शांति समझौता जो है, और नागा पॉलिटिकल इशू जो है, नागा राजनीतिक मुद्दा जो है, इस पर केंद्र सरकार के साथ जो बातचीत थी, वार्ता जो थी, वो काफी लंबे समय तक रुकी हुई थी। अब इसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए विपक्षी नेताओं, अपोजिशन लीडर्स को शामिल करते हुए एक कमेटी का गठन जो है वो करने का फैसला लिया गया है। इस कमेटी के जो हेड होंगे, अध्यक्ष जो होंगे, वो मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हमें देखने को मिलेंगे, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। और नागा राजनीतिक मुद्दों का संक्षिप्त इतिहास की अगर हम लोग बात करें कि कितना पुराना ये हम लोग को नागा पॉलिटिकल इशू देखने को मिलता है, तो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की बात करें तो अंग्रेजों ने वर्ष 1826 में आसाम के ऊपर कब्जा कर लिया था, पॉइंट टू बी नोटेड। फिर 1881 में नागा हिल्स भी ब्रिटिश भारत का हिस्सा बन गई थी, राइट। और नागा विद्रोह का पहला संकेत वर्ष 1918 में नागा क्लब के गठन में देखा गया। तो नागा जो लोग हैं, जो नागा हिल्स पर रहते हैं और उस क्षेत्र पर रहते हैं, नागालैंड वाले, तो वहां के जो मूल निवासी हैं, जैसे ही ब्रिटिशर ने असम को अपने कंट्रोल में किया, फिर नागा हिल को अपने कंट्रोल में किया, तो उसके बाद नागा का पहली बार रेजिस्टेंस सामने आया। नागा के लोग जो है वो ब्रिटिशर्स का विरोध करते हुए पहली बार नजर आए 1918 में। और फिर ये क्लब के जो सदस्य जो थे गाइज, इन्होंने साइमन कमीशन जो 1929 में हमें देखने को मिली थी, उसको कह दिया था कि वो नागा पहाड़ियों से निकल जाए। तो इस प्रकार का इन्होंने विरोध जो है वो दिखाया था,
राइट। फिर बात होती है 1946 की, इसमें नागा नेशनल काउंसिल का गठन हुआ जिसने 14 अगस्त 1947 को नागालैंड को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। तो 1947 में 14 अगस्त 1947 में नागालैंड जो थी वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो डिक्लेयर हो गई थी। इस नागा नेशनल काउंसिल ने ये चीज डिक्लेयर करी थी। अब देखो, फिर नागा नेशनल काउंसिल ने संप्रभु नागा राज्य मतलब कि सॉवरेन नागा स्टेट स्थापित करने का संकल्प लिया और 1951 में एक जनमत संग्रह मतलब कि रेफरेंडम हुआ। रेफरेंडम में होता क्या पता है कि जैसे कि वहीं के लोगों को, जैसे एक टेरिटरी है, वहां पर मौजूद जो लोग हैं उनसे पूछा जाता है कि उन्हें इंडिया में शामिल होना है या फिर उन्हें इंडिपेंडेंट रहना है, अलग रहना है। तो 99% लोगों ने कहा कि स्वतंत्र नागालैंड उन्हें चाहिए, तो इसके पक्ष में उन्होंने मतदान दिया। मतलब कि बात को समझना, गंभीरता को समझना कि नागालैंड जो था वो चाह रहे थे कि इंडिया में शामिल ना हो, वो एक अलग ही कंट्री बने, राइट। उसे इंडियन गवर्नमेंट के साथ जो है वो नहीं रहना या इंडिया के साथ नहीं रहना, अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इंडिया के साथ नहीं बनाना, वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री जो है वो चाह रहे थे, राइट। तो ये 1951 में ये उन्होंने ऐसी चीज सामने आई। फिर 1952 में पोस्ट इंडिपेंडेंस हमें क्या देखने को मिला, एक अंडरग्राउंड नागा फेडरल गवर्नमेंट बन गई। मतलब कि एक अलग ही उन्होंने अपनी सरकार बना दी और अपनी खुद की आर्मी भी बना दी, नागा फेडरल आर्मी। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भेजी आर्मी इस इंसर्जेंसी को क्रश करने के लिए और 1951 में लागू कर दिया नागालैंड में आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, राइट। आफ्स्पा जो है वो वहां पर लागू हो गया और यही चीज इस प्रकार की देखी। तो आपने देखा कि किस प्रकार से नागालैंड के एरिया पर हम लोग को इश्यूज कितने समय से देखने को मिल रहा है। ब्रिटिशर ने जब उन्हें कंट्रोल में लिया अपने, तभी वो साइमन कमीशन का उन्होंने विरोध किया, तब से वो विरोध करते आ रहे थे। फिर जब नागालैंड को इंडिया में लेने की बात आई तो उन्होंने बोल दिया कि हमें नहीं रहना, हमें एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनानी है। तो हम लोगों ने फिर अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी फोर्स भेजी उस इंसर्जेंसी को शट डाउन करने के लिए। तो इस संबंध में क्या एग्रीमेंट, क्या समझौते हमें देखने को मिलते। तो बात थी 1997 की। तो इस समय नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड IM इनके द्वारा केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक युद्ध विराम समझौता किया गया। एक सीज फायर एग्रीमेंट जो है वो सेंटर के साथ जो है वो NSCN का हुआ। मतलब कि अब जो है ये मतलब किसी प्रकार से ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन पर अटैक करेगी, ना नागालैंड के इंसर्जेंट जो है वो उन पर अटैक करेंगे, या फिर किसी प्रकार की मतलब जो अभी पॉलिटिकल इन्फ्लक्स जो हमें देखने को मिल रहा था ना, तो वो शांति करने के लिए। और उस समय से दोनों के बीच वार्ता जारी है, दोनों ही जो है वो डिस्कशन करते रहते हैं, टॉक्स जो है वो जारी है। और इसके अलावा वर्ष 2017 से 7 अलग अलग नागा राष्ट्रीय राजनीतिक समूह, नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप, इनके एक समूह की भी केंद्र के साथ वार्ता चल रही है। तो काफी लंबे समय से हमें देखने को मिल रहा है कि ये इशू को रिजॉल्व करने के लिए वहां पर प्रॉपर पूरी तरह से शांति मेंटेन करने के लिए बातचीत चलती रहती है कि वहां के लोगों को जिस भी चीज की रिक्वायरमेंट है भाई वो बताएं, उसकी रिक्वायरमेंट, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो काम करेगी। फिर वर्ष 2015 में केंद्र सरकार और NSCN IM के बीच एक फ्रेमवर्क समझौता हमें देखने को मिला, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ, इस पर हस्ताक्षर किए गए। और वर्ष 2017 में केंद्र ने NNPG के साथ एक सहमत स्थिति एग्रीड पोजीशन पर हस्ताक्षर किए कि मतलब चलो ठीक है, एक हम जो है वो एक एग्रीमेंट करते हैं और उसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, बनाए रखेंगे। बट NSCN IM के द्वारा अलग नागा ध्वज और संविधान की मांग की गई। फिर से इन्होंने वही चीज शुरू कर दी 2017 में, इन्हें एक अलग सेपरेट फ्लैग चाहिए और एक अलग इनका सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो होना चाहिए, राइट। और इसकी वजह से काफी लंबे समय से लंबित नागा राजनीतिक मुद्दों पर अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने में देरी हो रही है, क्योंकि बात पूरी फाइनल हो गई थी कि चलो ठीक है यार, एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट करते हैं और उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो नागालैंड को कुछ स्पेशल राइट्स जो है वो दे दिए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग अपन चलेंगे, राइट। जो जैसी मतलब उनकी डिमांड है वहां के लोगों की, उसके अकॉर्डिंग। बट प्रॉब्लम ये हुई कि 2017 में फिर से हमने देखा कि इन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया कि इन्हें एक सेपरेट फ्लैग चाहिए, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। तो उसको लेकर फिर मामला जो है वो अभी रुक गया है। तो अभी एक कमिटी बनाई है 2021 में, अभी डिस्कशन हुआ है कि चलो इस मुद्दे को जो है वो रिजॉल्व करने के लिए एक कमेटी बनाकर फिर आगे बातचीत जो है वो बढ़ाई जाए केंद्र के साथ। तो ये चीज हमें देखने को मिली है। बात समझ में आई आपकी? तो आपको बिल्कुल पूरे चीज को, पूरे इशू को अच्छे से क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलना है। होपफुली आपको समझ में आई होगी और बातें कहीं समझ में आती रहा करें तो लाइक का बटन हिट करते रहा करो और शेयर जरूर करते रहा करो लेक्चर को। बहुत जरूरी है, आप शेयर करते हैं तो ज्यादातर रीच जो है वो पहुंचेंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा।
अब देखो, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन हमें देखने को मिलता है, विशेष अधिकार का हनन प्रस्ताव हमें देखने को मिलता है। तो इस टॉपिक को कितनी बार जो है वो हम लोग कवर कर चुके हैं, आपको भी पता होगा, रेगुलर व्यूअर्स को। और चलो ये फिर से आ गया टॉपिक, तो इसको एक बार देखते हैं कि ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन होता क्या है। तो देखो, इसमें 2-3 पॉइंट सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना कि जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं ना, उनके मेनली जो अधिकार जो उन्हें प्रोवाइड किए गए होते हैं, राइट्स और इम्यूनिटीज दी गई होती है उन्हें, मतलब कि कुछ जैसे कि सिविल का कोई मैटर है, ठीक है, सिविल का अगर कोई केस चल रहा है तो उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार की उनको इम्यूनिटी दी जाती है कि अगर वो अगर किसी भी सिविल केस में अगर इन्वॉल्व है तो उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाता। जैसे कि हाउस की सिटिंग है, राइट, हाउस की बैठक जो है उसके 40 दिन पहले और बैठक के 40 दिन बाद, तो उन्हें जो है वो अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो ये सब कुछ पॉइंट्स आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। और जो भी व्यक्ति जैसे कि उनके अधिकार जो उनको प्राप्त होते हैं उसका अगर हनन करता है, उसको अगर उसका उल्लंघन करता है, वॉलेट करता है, तो वो हाउस के अंदर जो है वो एक मोशन चला सकते हैं उस व्यक्ति के अगेंस्ट जिस व्यक्ति ने, जैसे कि एक एक्स एमपी है, ठीक है, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इनका नाम ले लो आप, एक्स नाम है इनका, ठीक है। अब वाई ने जो है वो इनके कुछ अधिकार जो है उससे उनको वंचित कर दिया, तो ये क्या कर सकते हैं, ये एमपी इस वाई के अगेंस्ट जो है वो ये प्रिविलेज मोशन जो है वो चला सकते हैं, ठीक है, हाउस के अंदर। तो ये चीज होगी। अब वो वाई नाम का व्यक्ति जो होगा वो हो सकता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही हो, हाउस का ही सदस्य हो, या फिर वो बाहर का भी कोई व्यक्ति हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ हाउस के सदस्य के खिलाफ ही ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन जो है वो चलाया जाता है, राइट। तो ये चीज इसकी हम लोग को बेसिक्स ही कुछ देखने को मिलती है। अब आपको पॉइंट पॉइंट वाइज जो है वो पूरी चीज समझाता हूं। अभी ये टॉपिक न्यूज में क्यों है, तो ये आपके लिए काम की चीज नहीं है, ये एक एमपी हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि पॉलिटिकल वाली चीज आपके लिए कोई भी काम की नहीं होती, बट फिर भी जान लो एक बार कि हुआ क्या है अभी रिसेंटली। तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो उन्होंने जो है वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन जो है वो फाइल किया है लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल के पटेल के अगेंस्ट, राइट, क्योंकि प्रफुल्ल के पटेल ने, लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेटर ने इन्हें परमिशन नहीं दी इस आइलैंड पर, यानी कि लक्षद्वीप आइलैंड पर विजिट करने की। तो इसके लिए इन्होंने जो है वो इनके खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन जो है वो फाइल कर दिया। एमपी ने कहा है कि यह अधिकार होता है एक पार्लियामेंटेरियन का, एक राइट होता है पार्लियामेंटेरियन का कि वो फ्रीली मूव कर सके और अपने लोगों से मिल सके, राइट, क्योंकि लोगों से मिलना जो है वो उसके इंटीग्रल पोजीशन का पार्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। उसका जो पद है उसका विशेष अधिकार का एक अभिन्न अंग है लोगों से मिलने का, राइट। तो लोगों से मिलने का उसके पास अधिकार होना चाहिए, जो कि ये यहाँ पर लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर ने उनके अधिकार को छीन लिया। तो ये चीज को देखते हुए इन्होंने क्या कर दिया, ये प्रिविलेज मोशन जो है वो इनके अगेंस्ट जो है वो फाइल कर दिया। बात को समझना, पार्लियामेंटेरियन का क्या अधिकार है कि वो अपने लोगों से जाकर मिले, राइट, उनकी समस्या सुने। बट क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटर ने मना कर दिया कि आप यहां पर इस आइलैंड पर नहीं आ सकते। अब एडमिनिस्ट्रेटर ने जो मना किया वो इसलिए किया क्योंकि कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है, राइट। उन्होंने बोला कि यार कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स के तहत अभी अलाउड नहीं है कि आप जो है वो यहाँ पर आए, अभी आप वहीं पर ही रहें। तो इस चीज को उन्होंने अपने ईगो में ले लिया। तो ये वाली चीज हमें देखने को मिली। तो ये चीज आपके काम की नहीं है। आपको मेनली जो चीज समझनी है ये है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, संसदीय विशेष अधिकार, कि ये क्या होते हैं। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो होते हैं गाइज, ये कुछ अधिकार होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, सर्टेन राइट्स एंड इम्यूनिटीज, कुछ अधिकार होते हैं जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंजॉय करते हैं। इंडिविजुअली भी एंजॉय कर सकते हैं, ग्रुप में भी, मतलब कि कलेक्टिवली भी एंजॉय कर सकते हैं। और ये इसलिए उनको अधिकार दिए जाते हैं जिससे कि वो अपने फंक्शंस को इफेक्टिव तरीके से जो है वो डिस्चार्ज करें। अब आर्टिकल 105 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है, तो इसके अंदर दो प्रिविलेजेस मेंशन्ड है। एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, की पार्लियामेंट में वो मतलब फ्रीली जो है वो कह सकते हैं जो उनको कहना है, राइट, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं अपने लोगों के, राइट। तो वो उस तौर से वो चीजें कह सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर। और उनको अधिकार प्राप्त होता है कि जो भी प्रोसीडिंग चल रही होती है पार्लियामेंट की तो उसको वो पब्लिश कर सकते हैं, राइट। तो ये भी अधिकार जो है वो उनके पास रहता है। इसके अलावा इन प्रिविलेजेस के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेसिफाई किया हुआ है कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 जो है इसके तहत इन्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो सिविल का केस अगर इनके ऊपर लगता है तो उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा। बट हाँ, कंडीशन ये है, जैसे कि हाउस की मीटिंग चल रही है या फिर कोई कमिटी हमें देखने को मिल रही है जिसके वो सदस्य हैं एमपी, तो ये देखना है कि उस मीटिंग से 40 दिन पहले और उसके 40 दिन बाद, इस पीरियड में जो है वो अरेस्ट नहीं होंगे, उनके खिलाफ कोई भी सिविल प्रोसीडिंग जो है वो नहीं चलेगी। तो ये चीज हम लोग को इसकी देखने को मिलती है। अब मोशन कैसे फाइल होता है ब्रीच का, जैसे अभी हमने देखा ना कि एक एमपी ने जो है वो लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर के अगेंस्ट ब्रीच का मोशन जो है वो फाइल कर दिया। तो ये कैसे होता है, तो जब भी इन एमपी के कोई भी अधिकार या इम्यूनिटीज जो होती हैं
उसका उसकी अवहेलना की जाती है, उसको फॉलो नहीं किया जाता, तब वो उसको एक अपराध मानते हैं और ये अपराध को कहते हैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, कि उनके खिलाफ जो है वो अपराध हो गया, मतलब उनके ऊपर अपराध हो गया, मतलब किसी ने जो है वो उनके प्रिविलेजेस का ब्रीच कर दिया, राइट, हनन कर दिया उनके विशेष अधिकार का। और लॉ ऑफ पार्लियामेंट, तो ये जो मैटर होता है ना, ये कोर्ट केस में नहीं चलता, कोर्ट वगैरह में ये मैटर नहीं होता, ये मैटर होता है संसद के अंदर ही। तो संसद के कानून के तहत ही ये पनिशेबल होता है, दंडनीय होता है। तो कोर्ट जो है वो पनिश नहीं करती है, पार्लियामेंट पनिश करती है, पार्लियामेंट के कानून के तहत सामने वाले व्यक्ति को पनिशमेंट दी जाती है। और किसी भी सदन के किसी भी सदस्य द्वारा विशेष अधिकार हनन के दोषी व्यक्ति के खिलाफ एक प्रस्ताव के रूप में एक सूचना प्रस्तुत की जाती है। तो सामने वाले व्यक्ति के खिलाफ फिर एक नोटिस जारी कर दिया जाता है, राइट। और फिर इसमें स्पीकर या फिर राज्यसभा के चेयरमैन का क्या रोल होता है, तो ये फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रूटनी के तौर पर देखे जाते हैं, मतलब कि ये पहले चेक करते हैं, जांच करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति ने जो मतलब दूसरे के खिलाफ जो ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन जो है वो शुरू किया है, तो क्या वो ठीक है कि नहीं। तो उस पर फाइनल कॉल जो होता है वो स्पीकर या फिर राज्यसभा के चेयरमैन का होता है, और अगर वो ठीक होता है तो कार्रवाई आगे बढ़ाई जाती है, नहीं तो फिर वहीं पर रोक दी जाती है। और फिर ये पावर होती है स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन के पास ये डिसाइड करने की कि प्रिविलेज मोशन की पावर कि वो ठीक है कि नहीं, राइट, सही है कि नहीं। और या फिर वो किसी एक प्रिविलेज कमेटी को भी जो है पार्लियामेंट की रेफर कर सकते हैं कि वो डिसाइड करें कि ठीक है कि नहीं। और अगर चेयरमैन या स्पीकर जो है वो अपनी सहमति दे देते हैं, राइट, रेलिवेंट रूल्स के तहत, तो वो जो मेंबर जो होते हैं उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपना एक शॉर्ट स्टेटमेंट दे, मतलब कि जैसे या मेंबर भी हो सकते हैं या बाहरी व्यक्ति भी हो सकता है, उसको कहा जा सकता है कि भाई आके बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों इनके अधिकार को, क्यों किसी एमपी के अधिकार का उल्लंघन किया, राइट। तो वो चीज होती है। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या होती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो एक्सटेंड्स द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस टू दोज पर्सन हु आर entitled to speak and take part in proceeding of House of Parliament or any of its committee. These include Attorney General of India and Cabinet Ministers. तो MP जो होते हैं गाइस, तो इसमें हमें कई बार देखने को मिलता है कि सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ही ये पावर नहीं दी जाती, बल्कि इसके अलावा अटॉर्नी जनरल को भी और कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी ये प्रिविलेज की पावर जो है वो मिल जाती है, राइट। या फिर ये हम लोग को देखने को मिलता है कि विशेष अधिकार जो है वो मिल जाता है इस प्रकार से। अब पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो है ये ऑनरेबल प्रेसिडेंट को एक्सटेंड नहीं होते, मतलब कि उनके लिए नहीं होते, हालांकि वो इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का, क्योंकि पार्लियामेंट में हम लोग इनको भी ऐड करते हैं, राइट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट को, बट ये इनको जो है ये विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। तो ये वाला अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाए कि इन फॉलोइंग ऑप्शन में से बताइए कि किसको विशेष अधिकार जो है वो प्राप्त नहीं है, ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री जो हमें देखने को मिलता है ना मोशन, तो इसकी पावर जो है वो किसके पास नहीं है, तो प्रेसिडेंट के पास नहीं है। और आर्टिकल 361 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है ये प्रोवाइड कराता है, यानी कि उनके लिए अलग एक हम लोग को आर्टिकल देखने को मिलता है, ये 105 में शामिल नहीं है, ठीक है। तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए, सब कुछ पॉइंट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली का एक मास्टर प्लान 2041 का आया है, तो उससे जुड़े क्या क्या चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, तो उस पर हम बात करते हैं। तो DDA दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन्होंने अपना प्रीलिमिनरी अप्रूवल जो है वो दे दिया है इस ड्राफ्ट को, जो कि मास्टर प्लान का है दिल्ली के 2041 में किस प्रकार से दिल्ली बनेगी। तो इस ड्राफ्ट को जो है वो अब पब्लिक डोमेन पे रख दिया गया है ऑब्जेक्शंस के लिए, सजेशन के लिए, कि सिटीजन जो है वो इस पर अपना सजेशन दे सकते हैं या फिर विरोध कर सकते हैं किसी पॉइंट का, राइट। तो ये चीज, और उसके बाद फिर अब पब्लिक डोमेन में रख दिया गया, तो उसके बाद उनके जो सजेशन आएंगे पब्लिक के, उसको देखने के बाद फिर फाइनलाइज किया जाएगा, फिर इस प्लान को लागू किया जाएगा। तो पहली बात तो ये मास्टर प्लान होता क्या है, तो आई डोंट थिंक कि इसको बताने की आप लोग को आवश्यकता है। सिंपल सी चीज आपको पता है कि ये कुछ डायरेक्शन होते हैं कि आने वाले समय में एक सिटी के अंदर किस प्रकार के डेवलपमेंट्स होंगे। इसके अंदर एनालिसिस होती है, रिकमेंडेशन होते हैं, प्रपोजल होते हैं, और इवन पॉपुलेशन को भी ध्यान में रखा जाता है, उस सिटी की इकोनॉमी को भी, हाउसिंग को भी, ट्रांसपोर्टेशन को भी, कम्युनिटी फैसिलिटी को भी, और लैंड के उपयोग को भी। ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक प्लान जो है वो बनाया जाता है। तो देखो दिल्ली के मास्टर प्लान के अंदर हमें क्या चीज देखने को मिलती है, तो बताया जा रहा है कि दिल्ली को 2041 तक एक रहने लायक बेहतरीन सिटी जो है वो बनाना है, जो कि सस्टेनेबल हो, वाइब्रेंट हो, लाइवेबल हो, राइट। हर एक समस्या, जैसे कि आज की डेट में दिल्ली के अंदर ट्रांसपोर्ट कंजेशन हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसको दूर करना है, राइट। वहाँ मतलब वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए लाइफ जो है वो काफी बढ़िया हो जाए, राइट। तो उसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली का ये प्लान तैयार किया जा रहा है। हाउसिंग सेक्टर के अंदर यहां पर बात की जा रही है कि रेंटेड अकोमोडेशन को इंसेंटिवाइज किया जाएगा, इनवाइट किया जाएगा प्राइवेट प्लेयर्स को, गवर्नमेंट एजेंसीज को और ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए रेंटेड अकोमोडेशन में, क्योंकि बात यह है कि दिल्ली के अंदर आप जाएंगे तो आपको माइग्रेंट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। तो माइग्रेंट पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए कहा जा रहा है कि रेंटेड अकोमोडेशन जो है उसको बढ़ाना है,
और उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है जिससे कि आसानी से लोगों को घर जो है वो किराए पर मिल जाए। और देखो एक यूजर पे प्रिंसिपल यहां पर अपनाया गया है। आप जानते ही हैं कि दिल्ली के अंदर पार्किंग की बड़ी समस्या है, तो कहा गया है कि यूजर पे प्रिंसिपल होना चाहिए जिसमें एक यूजर जिसकी मतलब सभी यूजर की जो पर्सनल मोटर व्हीकल्स हैं, अपनी खुद की गाड़ियां जिन लोगों की हैं, सिवाय नॉन मोटराइज को छोड़कर मतलब साइकिल वगैरह को छोड़कर जिसमें मोटर नहीं लगी होती है, सामने वाले व्यक्ति को ऑथराइज्ड पार्किंग फैसिलिटी स्पेस और स्ट्रीट्स के लिए पे करना होगा। मेन एम यह है कि मिनिमाइज करना है व्हीकुलर पॉल्यूशन को, क्योंकि आप जानते हैं कि गाड़ियों से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन दिल्ली के अंदर होता है। इसके लिए कुछ की स्ट्रेटेजीज बनाने की बात की जा रही है। ग्रीनर फ्यूल में स्विच करने की बात की जा रही है, ग्रीनर फ्यूल होना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में स्विच करने की बात की जा रही है। लोग जो है वो उपयोग करें ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का, ये मिक्स्ड यूज होना चाहिए ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट को लेकर, मतलब कि इस प्रकार का उपयोग होना चाहिए जिसमें लोग बाग जो हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी उपयोग करें, अपनी गाड़ी का भी उपयोग कर रहे हैं तो मतलब लेस पोल्यूशन फ्यूल का उपयोग करें, या फिर ये वाली गाड़ी ले लें, इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लें। तो इस प्रकार पर ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है इस प्रकार की चीजों को। और ड्राफ्ट लेज अ क्लियर बाउंड्री ऑफ बफर जोन नियर यमुना रिवर 300 मीटर विथ, तो जहां पर यमुना नदी बहती है उसके 300 मीटर का जो डिस्टेंस है, राइट, उस जगह पर बताया जा रहा है कि किसी भी प्रकार की एक्टिविटी जो है वो नहीं की जाएगी। तो ये वाली चीज बताई जा रही है, वहां पर एक बफर जोन बनाने की बात की जा रही है। और चेंजेस जो प्रपोज किए गए हैं पेंडेमिक के समय पर, तो एम ये है कि एक कॉमन कम्युनिटी स्पेसेस को डेवलप करना जिसके थ्रू स्पॉट्स, कॉमन किचन, क्वारंटीन स्पेस जो है वो इमरजेंसी के समय पर प्रोवाइड किया जा सके, मतलब कि लोग जो है वो रह सके। रेफ्यूज स्पॉट मतलब कि कुछ लोग को रखने के लिए कोई जगह जो है वो होनी चाहिए, राइट। आश्रय स्थल जिसको हम लोग बोलते हैं, सामूहिक रसोई होनी चाहिए खाने पीने के लिए, और क्वारंटीन स्पेस जो है वो होनी चाहिए अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो ये सब फैसिलिटी भी वहीं पर दिल्ली में अवेलेबल रहे। और नाइट टाइम इकोनॉमी की बात करें, रात्रिकालीन अर्थव्यवस्था की बात करें, तो इसमें सुधार के लिए बताया जा रहा है कि जैसे कि फोकस किया गया कल्चरल फेस्टिवल्स के ऊपर, बस एंटरटेनमेंट्स के ऊपर, मेट्रो, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के ऊपर, रिटेल स्टोर्स के ऊपर। तो ये दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की नाइट लाइफ सर्किट प्लान के अंडर इन सब चीजों को शामिल किया गया है। और देखो एयरबॉर्न एपिडेमिक की वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस करना है, तो उसके लिए कहा जा रहा है कि डिसेंट्रलाइज वर्क प्लेसेस जो है वो होने चाहिए। और मैंडेटरी किया गया है ओपन एरियाज को, कि ओपन एरियाज होने चाहिए। और मतलब जैसे कंजेस्टेड एरिया नहीं होना है, कंजेस्टेड एरिया होंगे तो लोग आपस में रहेंगे और किसी को भी अगर कोई एयरबॉर्न डिजीज हुई तो वो तुरंत जो है वो फैलने लगेगी ज्यादा लोगों में एकदम से। तो ये वाली चीज यहां पर कही जा रही है। बेटर हैबिटेट डिजाइन होने चाहिए, ग्रीन रेटेड डेवलपमेंट्स होने चाहिए जिसके चलते डिपेंडेंसी जो है मैकेनिकल वेंटिलेशन सिस्टम की वो रिड्यूस हो जाए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो यार हम जो है वो ग्रीनरी के चक्कर में और जो है वो पोल्यूशन जो है वो इंक्रीज कर दें। बात समझना मेरी, ठीक है। जैसे कि एयर फिल्टर्स वगैरह जो होते हैं, अब वो जो चलेंगे वो ऑब्वियस ही बात है कि वो तो फॉसिल फ्यूल के थ्रू ही चलेंगे या कोई ना कोई फ्यूल की तो उसको आवश्यकता होगी। तो इस तरीके की चीजों को डेवलप ना करके ऐसी चीजों को डेवलप करो जिसके अंदर किसी भी प्रकार के मैकेनिकल वेंटिलेशन सिस्टम ना हो। जैसे कि होता है ना कि हमारे घर पे भी जैसे कि एग्जॉस्ट, आप एग्जॉस्ट जो चालू करते हो तो वो भी पावर के थ्रू ही चलता है। तो ऐसी कुछ व्यवस्था करनी है कि जिससे कि स्पेस भी ओपन रहे, वेंटिलेशन भी जो हो वो नॉन मैकेनिकल या मोटराइज तरीके का हमें देखने को मिले। तो ये वाली चीज यहां पर बताई गई है। अब चैलेंजेस जो है वो क्या क्या इसके इंप्लीमेंटेशन को लेकर हमें देखने को मिल रहा है। एक तो राजनीतिक दलों से टकराव हमें सामने नजर आ रहा है। प्रॉब्लम दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी ये भी है कि वहां पर आप जानते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में इश्यूज होते ही रहते हैं, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। संसाधनों और धन की कमी, रिसोर्सेज भी कम है और फंड्स की भी कमी, अभी पैंडेमिक के कारण वैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो हमें देखने को मिल ही रही है। और काफी सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर हमें करप्शन देखने को मिलते हैं, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग को पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक विल मतलब की इच्छा की कमी देखने को मिलती है। और मल्टीप्लिसिटी एजेंसी यानी कि काफी सारी एजेंसीज एक ही प्रकार के काम जो है वो करती हैं, तो ये भी एक डुप्लीकेशन ऑफ वर्क वाला इशू है जिसमें हम लोग को टकराव देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये सब चैलेंजेस इसके यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो ये 2041 में दिल्ली का मास्टर प्लान है जिसके बारे में आप लोग को एक आइडिया होना चाहिए। वैसे तो ये ड्राफ्ट है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हाँ आइडिया होना जरूरी है। अब पेपर 2 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे। अब हम पेपर 3 के टॉपिक की बात करेंगे। कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम रेलवेज के लिए। 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को मंजूरी दी गई है भारत रेल के। तो ये वाली चीज है, तो ये क्या है आइए इसको समझते हैं। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है कि अलॉट किया जाएगा 5 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम प्रीमियम 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में रेलवेज को दिया जाएगा, जिससे कि रेलवेज जो है वो
उपयोग कर सके, राइट, पब्लिक सेफ्टी के एरियाज में और सिक्योरिटी सर्विस के एरिया में, जैसे कि सीसीटीवी वगैरह रेलवेज के अंदर। तो ये सब फैसिलिटी को लाने के लिए ये 5 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम जो है वो अलॉट हुआ है रेलवेज को। इसके बेनिफिट हम लोग को क्या क्या देखने को मिलेंगे गाइस? तो रेलवे के अंदर हम लोग को लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, मतलब कि एलटीई बेस्ड मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन इनके रूट्स में देखने को मिलेगा, सबसे बड़ी बात, जैसे कि और बेटर कम्युनिकेशन जो है वो रेलवेज का हो सकेगा। ये प्रिवेंट करेगा ट्रेन के एक्सीडेंट को, डिले को रिड्यूस करेगा, रियल टाइम इंटरेक्शन की बात करेगा लोको पायलट के साथ, स्टेशन मास्टर के साथ और कंट्रोल सेंटर के साथ, राइट। रियल टाइम इनका इंटरेक्शन होगा, किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन में डिले नहीं होगा। इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि रिमोट मॉनिटरिंग होगी, जैसे कि कोचेस के अंदर जो वेगॉन्स होते हैं, लोकोस जो होते हैं, उसके अंदर हमें वेरियस डिवाइसेस देखने को मिलेंगी, जैसे सीसीटीवी एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, और भी काफी सारी डिवाइस होती है ऑटोमेशन की। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलेंगी और रिमोटली इनको वो किया जा सकता है, ऑपरेट किया जा सकता है। और LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन जो है गाइस, ये 4th जनरेशन वायरलेस स्टैंडर्ड है। तो 4G में आपको LTE सर्विस देखने को मिलती है, आप जानते ही हैं। इसके तहत हम देखते हैं कि कितनी, जैसे कि 3G के मुकाबले कंपैरिजन में आप देखो कि कितनी ज्यादा आपको स्पीड जो है वो 4G में शिफ्ट करते हुए मिल गई है ना। तो वैसे ही ये मान के चलो कि रेलवेज को अब 4G सर्विस जो है वो मिल रही है, राइट। तो ये चीज आप कह सकते हो, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन की सर्विस जो है वो रेलवे को प्रोवाइड की जा रही है, और जो कि रेलवे के कम्युनिकेशन को काफी ज्यादा जो है वो अच्छा बना देगी। तो ये एक पॉइंट है कुछ जिसके बारे में बस एक जनरल सा आपको आइडिया होना चाहिए। ओडिशा फॉरेस्ट ने अनाउंस किया है कि कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा उन लोगों को जो घड़ियाल जो होता है ना, तो उसको रेस्क्यू करेंगे, उसको बचाएंगे। तो उन लोग को जो है वो कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा, कितने का? 1000 रुपए का, एक घड़ियाल को रेस्क्यू करने के लिए, जो कि एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्रोकोडाइल स्पीसीज हम लोग को देखने को मिलती है। और जो भी व्यक्ति उनको रेस्क्यू करने का काम करेगा और जो वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करेगा, तो उसको 1000 रुपए दे देंगे। जैसे कि कहीं पे होता है ना कि घड़ियाल कहीं घूम रहा है, राइट, अब लोग उसको मारने लगते हैं डर के मारे, राइट, उसके ऊपर हमला कर देते हैं। तो ऐसी चीजें होती, तो ऐसा ना हो, घड़ियाल अपने अपने हैबिटेट पे चले जाए, तो सामने वाले व्यक्ति को 1000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा देखो कई बार क्या होता है कि घड़ियाल की वजह से मछुआरे जो होते हैं उनका जाल जो होता है, फिशिंग नेट जो होता है ना, वो खराब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है घड़ियाल के कारण। तो ऐसे फिशरमैन को भी जो है वो कंपनसेशन दिया जाएगा, राइट, मतलब पैसे दे दिए जाएंगे ओडिशा के अंदर। और घड़ियाल की बात करें गाइस, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 के अंदर ये लिस्टेड है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है IUCN के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेन्ड स्पीसीज के अकॉर्डिंग। और जेनेटिकली ये कमजोर होता है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और मगर से, जिसको हम मगरमच्छ बोलते हैं ना, तो उससे ये जेनेटिकली थोड़ा सा कमजोर होता है, राइट, घड़ियाल। तो ये वाली चीज आपको इसकी थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अब ये समझो आप कि बीड मॉडल जो है, जो क्रॉप इंश्योरेंस के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, ये क्या है बीड मॉडल, इसको आपको समझना जरूरी है। तो देखिए, बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि पूरी उनकी स्टेट के अंदर बीड मॉडल को इंप्लीमेंट कर दिया जाए, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए। तो ये बीड मॉडल क्या है, आओ इसे समझते हैं। तो बीड बेसिकली गाइज एक डिस्ट्रिक्ट हमें देखने को मिलती है। ये कहां पर है? ये मराठावाड़ा क्षेत्र जो है, जो ड्रॉट प्रोन एरिया जो हमें देखने को मिलता है, जहां पर सूखा जो है वो पड़ा रहता है, सूखाग्रस्त एरिया है ये मराठावाड़ा क्षेत्र। तो वहां पर एक जिला है ये बीड, राइट। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और ये जो जिला है गाइज, ये किसी भी बीमा कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक चुनौती है। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी इस जिले के नाम से दूर भागती हैं, क्योंकि यहां के किसानों को बार बार या तो सूखे या भारी बारिश के कारण फसलें गंवानी पड़ती हैं। अब इंश्योरेंस कंपनी भी यही यही सोचती है ना कि क्योंकि उनकी जो कमाई होती है प्रीमियम के थ्रू होती है। अब जब उनको ऑलरेडी पता है कि अरे यार, जैसे कि बात वही हो गई ना कि जैसे आप अगर मेडिकल इंश्योरेंस लें और मेडिकल इंश्योरेंस वाले पूछते हैं ना कि आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज तो नहीं है, पहले से कोई बीमारी तो नहीं है। जैसे आप बोल दो कि सर अभी जो है वो हार्ट अटैक हुआ था, वो बोलेंगे अरे नहीं नहीं, आपको तो हम इंश्योरेंस नहीं दे पाएंगे, बिकॉज दे नो कि यार सामने वाला व्यक्ति जो है वो कल को अगर अपने सही तरीके से मेंटेन नहीं करे अपनी बॉडी को और खत्म हो गया, तो मेडिकल कंपनी का जो है वो नुकसान हो सकता है, या फिर उसको हॉस्पिटलाइजेशन में। तो इसलिए ये मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी जो होती हैं ये डरती हैं, राइट, इस प्रकार से। तो वैसे ही आप समझो कि जैसे कि ये क्रॉप इंश्योरेंस कंपनी है, इसको पता है कि यार इस मराठावाड़ा क्षेत्र में हमेशा जो है वो बाढ़ आती रहती है या सूखा होता रहता है, तो फिर वो क्यों वहां पर जो है वो जाएगी, राइट। वहां के किसानों को वो थोड़ा ना कर पाएगी उनका क्रॉप इंश्योरेंस, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ के किसान जो है वो बार बार क्लेम मांगने के लिए आ जाएंगे। तो इस कारण इस जिले के लिए उच्च भुगतान को देखते हुए बीमा कंपनियों को लगातार घाटा होता है और दूर भी भागती है बीमा कंपनी। तो इसका समाधान क्या है, सल्यूशन क्या है? तो बीमा कंपनियों को आकर्षित करने के लिए महाराष्ट्र के कृषि विभाग जो है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है, इसने
इस भीड़ जिले के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो दिशा निर्देश है उसमें बदलाव करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि इस डिस्ट्रिक्ट के लिए सिर्फ ये स्कीम की जो गाइडलाइंस है उसमें थोड़े से चेंजेस जो है वो किए जाएंगे, जिससे कि जो इश्यूज है ये रिजॉल्व हो सके। तो देखो, नई गाइडलाइंस के तहत क्या सामने आ रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी जो है ये कवर करेगी 110% जितना प्रीमियम कलेक्ट किया है उसका, राइट। कि जो प्रीमियम कलेक्ट करती है ना कंपनी के पास जो प्रीमियम आता है, हर साल हम प्रीमियम भरते हैं इंश्योरेंस का, जैसे कि अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस या गाड़ी के इंश्योरेंस की बात करो तो हर साल आप भरते हो। तो यहां पर कंपनी से कहा है कि आप तो कुछ मत करो, जितना प्रीमियम आपने कलेक्ट किया उसका 110% अगर क्लेम आता है तो सिर्फ आप उतना दो, राइट। और मुआवजा क्लेम की राशि जो है बीमा कंपनी द्वारा दी गई सुरक्षा से अधिक हो जाती है, मतलब कि इस 110% से ज्यादा हो जाती है, तो जो अतिरिक्त एडिशनल जो क्लेम होगा वो पे किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये राहत जो है वो देने की बात करी इंश्योरेंस कंपनी को क्लियर कर देगी आप कुछ मत करो, आपके पास जितना प्रीमियम आ रहा है उसका आप तो बस 110% पर ध्यान रखो, राइट। और इस मुआवजे से ज्यादा अगर कुछ आ जाता है क्लेम तो वो हम पे करेंगे। तो ये चीज हमें देखने को मिली। और यदि मुआवजे के रूप में दी गई राशि एकत्रित प्रीमियम से कम रहती है तो बीमा कंपनी इस राशि का 20% प्रबंधन शुल्क के रूप में अपने पास रख लेगी और शेष राशि को राज्य सरकार के लिए वापस कर देगी। अब ऐसा नहीं है कि यार अब इतनी कम अमाउंट जो हमें देखने को मिल रहा है, राइट, जो प्रीमियम लिया जा रहा है बीमा कंपनी के द्वारा और उसमें अगर क्लेम कम आया मान लो, तो ये कह रहे हैं कि बीमा कंपनी अपने पास 20% प्रॉफिट रखे, बाकी अमाउंट तो दे दे राज्य सरकार को, क्योंकि राज्य सरकार भी कहीं ना कहीं एडिशनल जब क्लेम प्रोवाइड करेगी तो उसको तो नुकसान होगा ही होगा। तो यहां पर ये डील करने की इन्होंने बात करी बीमा कंपनी के साथ। तो राज्य सरकार पर क्या इफेक्ट्स हम लोग को देखने को मिलेंगे? तो अगर हम बात करें सामान्य मौसम की, नॉर्मल सीजन की, तो इस दौरान जब किसानों को होने वाला नुकसान न्यूनतम होता है, मतलब मिनिमल लॉस होता है किसानों को, तब राज्य सरकार को प्रीमियम की शेष राशि वापस मिलने की अपेक्षा होती है, जिसे आगामी वर्ष के लिए योजना का वित्त पोषण करने हेतु एक कोष में जमा किया जाएगा। तो अगर नॉर्मल सीजन पर अगर किसी भी प्रकार का लॉस नहीं होता है तब उस समय हम लोग देखेंगे कि सरकार क्या करेगी, सरकार के पास जो है ये पैसा आ जाएगा, प्रीमियम का अमाउंट जो है वो आ जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया 20% ये काट लेगी प्रीमियम कंपनी और बाकी अमाउंट जो है वो सरकार को दे देगी। तो ऐसा अगर होगा, ठीक है, तो जो अमाउंट जो सरकार के पास आएगा वो एक फंड में डाल देगी, जिससे कि कल को कुछ लॉस होते हैं तो उस फंड से निकाल कर ये पैसा यूज कर लिया जाए। हालांकि चरम मौसम घटनाएं जो हमें देखने को मिलती हैं, इसके कारण होने वाले नुकसान संबंधी मामले में राज्य सरकार को वित्तीय दायित्व वहन करना होगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि आने वाले समय में इस क्षेत्र पर कोई भी इश्यू होगा, अगर किसान वगैरह क्लेम करेंगे, और ये तो गारंटीड है कि इशू होना ही होना है, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर हम देख रहे हैं कि कभी भी बाढ़ आ जा रही है, मतलब पानी एकदम ज्यादा तेज हो जा रहा है, जिसके कारण से किसानों की फसल खराब हो जा रही है, या फिर कभी सूखा पड़ जा रहा है। तो ऐसी स्थिति होती है और होती आ रही है इतने समय से, इसलिए मतलब बहुत डिफिकल्टीज हो रही है इंश्योरेंस कंपनी को यहाँ पर मेंटेन कर पाना क्लेम्स वगैरह को। तो राज्य सरकार को तो डेफिनेटली है कि लॉस तो होगा ही होगा, बट ऑब्वियसली बात है, आप जानते हैं कि सरकारें जो है वो किस लिए काम करती हैं, वेलफेयर प्रोवाइड कराने के लिए काम करती हैं। सो महाराष्ट्र सरकार इस मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने पर जोर क्यों दे रही है? एक तो मराठावाड़ा में ही अगर लागू करें इस बीड मॉडल को तो समझ में आएगी, चलो ठीक है, बट ये पूरे राज्यों में, मतलब पूरे राज्य के अंदर, एंटायर स्टेट के अंदर, पूरी सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर महाराष्ट्र की, यहां पर लागू करने के लिए क्यों कह रही है? अब बात को आप समझना, स्ट्रैटेजी ये है कि ये जरूरी नहीं है कि सभी स्टेट के अंदर जो है वो क्लेम ले किसान, ये जरूरी बिल्कुल नहीं है। वो तो मराठावाड़ा की अगर हम बात करें तो वहां तो एक इशू चल रहा है इसलिए क्लेम ले रहा है, बट दूसरी जगह नहीं लेंगे, तो दूसरी जगह नहीं लेंगे तो 20% ही राशि जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को मिलेगी, बाकी का तो मुनाफा जो होगा वो राज्य सरकार के फंड में चला जाएगा। आप उसको मुनाफा की तरह मत देखो, क्योंकि वही फंड जो है वो राज्य सरकार वेलफेयर एक्टिविटी में लगाती है किसानों के। तो इस प्रकार की चीज हो सकती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इंश्योरेंस कंपनी यहां पर अपोज करेंगी इस चीज को लेकर। तो देखो, धन का एक अन्य स्रोत, मतलब कि सोर्स एक और हम लोग को इनकम का या फंड का देखने को मिलेगा। तो बीड मॉडल में बीमा कंपनी का लाभ कम करने की उम्मीद होती है। इसके अलावा राज्य सरकार के लिए धन के एक अन्य स्रोत तक पहुंच मिलती है, क्योंकि अब दूसरी, जैसे वही चीज मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी, सेम वही चीज यहां पर लिखी हुई है। और राज्य पर कम बोझ जो है वो पड़ने की यहां पर बात की गई है कि स्टेट पर कम जो है वो बर्डन हम लोग को देखने को पड़ेगा, और राज्य सरकार को वापस मिली राशि के अगले वर्ष किए जाने वाले व्यय में जोड़ा जा सकेगा, या इससे फसल नुकसान होने वाले किसी वर्ष में अतिरिक्त मुआवजा राशि का
भुगतान करने में मदद मिल सकती है। तो वो ऑब्वियस ही बात है कि ये फंड के थ्रू जो भी पैसा इस फंड के अंदर आएगा तो स्टेट गवर्नमेंट को जो है वो इससे बेनिफिट मिलेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसके बारे में आपको बीड मॉडल से रिलेटेड पता होने चाहिए। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम हमें देखने को मिल रही है ये, राइट। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, तो इंश्योरेंस है क्रॉप के ऊपर, तो इसके बारे में आप समझ ही चुके हैं। तो ये 2016 में लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो ये जो भी लॉस वगैरह होता है किसी भी प्रकार की वेदर इवेंट्स के थ्रू फार्मर्स को, तो वो लॉस की भरपाई हो सकती है, क्लेम जो है वो कर सकते हैं। जैसे कि गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं हम लोग, गाड़ी का हमारा अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पूरा लॉस जो है वो झेलती है, गाड़ी बनवा के देती है ना। और जब गाड़ी का इंश्योरेंस जब हम कराते हैं तो गाड़ी के लिए कुछ हर साल प्रीमियम देते हैं, तो वैसे ही किसान को भी प्रीमियम देना होता है। ये प्रीमियम थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, ये 1.5 से 2% जो प्रीमियम जो है वो किसान को देना होता है, और बाकी प्रीमियम जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो है वो डिवाइड होता है। और सेंट्रल स्कीम ये हमें देखने को मिलती है जिसे इंप्लीमेंट किया जाता है स्टेट एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट्स के द्वारा, और केंद्र की गाइडलाइन के ऊपर आधारित इसे इंप्लीमेंट किया जाता है। अब देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हमने शिफ्ट करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0 पर आ गए हैं। तो वर्ष 2020 के खारिफ सीजन से सभी किसानों के लिए नामांकन मतलब कि एनरोलमेंट ये 100% वॉलंटरी कर दिया, 100% स्वैच्छिक बना दिया है। मतलब कि वो खुद अगर चाहते हैं अगर इसमें एनरोल होना है इस स्कीम में तो वो एनरोल हो सकते हैं, वरना कोई जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है उनके लिए। और लिमिट कर दी सेंट्रल सब्सिडी को। केंद्र सरकार ने डिसाइड किया कि केंद्र का जो प्रीमियम होगा सब्सिडी का इस स्कीम के तहत वो 30% तक होगा अनइरिगेटेड एरियाज या क्रॉप्स पर, और 25% तक होगा इरिगेटेड एरियाज या क्रॉप्स के लिए, राइट। तो केंद्र सरकार का 30% और 25% इन्होंने बोला कि उससे ज्यादा ये सब्सिडी अब केंद्र सरकार नहीं देगी। इसके अलावा पेंडेंसी पर पीनलाइज करने की बात करी कि हमें देखने को मिला कि एक प्रोविजन इसके अंदर जोड़ दिया गया कि अगर स्टेट अपना शेयर जो है मतलब अपने प्रीमियम को रिलीज नहीं करती हैं खारिफ सीजन के 31 मार्च तक और राबी सीजन के 30 सितंबर तक, तो अलाउ नहीं किया जाएगा उन्हें इस स्कीम के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए इन फ्यूचर। और 2.0 के अंदर एक चीज ये ऐड कर दी गई कि इंश्योरेंस कंपनी जितना भी प्रीमियम कलेक्ट करती हैं तो उनमें से आधा % उन्हें ICE इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एजुकेशन एक्टिविटीज के अंदर स्पेंड करना होगा। तो ये चीज जो है वो यहां पर बताई गई, राइट, कि मतलब कि उन्हें मतलब एजुकेशन फैसिलिटी में या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन फैसिलिटी के अंदर जो है वो या जो भी एक्टिविटीज होती हैं तो उसमें वो खर्चा करें, स्पेंड करें। तो ये चीज कही गई जिससे कि सोसाइटी में ये कंपनीज वगैरह भी जो है वो और अपना इन्वेस्टमेंट करके और जो है वो सोसाइटी को जो है वो कुछ दे सकें। तो ये वाली चीज हमें यहाँ पर देखने को मिली। राज्यों के लिए और फ्लेक्सिबिलिटी कर दी गई। तो गवर्नमेंट जो है गाइस उसने फ्लेक्सिबिलिटी दे दी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को इंप्लीमेंट करने के लिए, और उन्हें ऑप्शन दिया कि वो सिलेक्ट कर सकती है किसी भी प्रकार के रिस्क को या रिस्क कवर को या फीचर्स को, जैसे कि उन्हें लगता है कि उनकी स्टेट के अंदर या उनके एरिया के अंदर कोई रिस्क हो सकता है, चाहे वो इसका रिस्क हो जो होता है ना कि वीड वगैरह जो कीड़े वगैरह जो होते हैं इंसेक्ट वगैरह जो होते हैं उसका रिस्क हो, तो वो भी एडिशनल रिस्क अपने हिसाब से जो है वो ऐड कर सकती हैं, राइट। जिसके कारण वहाँ की जो फसलें जो है उस पर अगर नुकसान होता है तो उसके रिस्क जो है वो अपने हिसाब से ऐड कर सकती हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो 2.0 के अंदर शामिल की गई हैं, तो ये आपको एक आइडिया होना चाहिए। तो देखो गाइस, अभी इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज बताता हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि पेट्रोल जो है वो आने वाले समय में और भी ज्यादा जो है वो महंगा होने वाला है, आसमान छू तो रहा ही है और भी ज्यादा महंगा। और अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही जो है वो गाड़ी में पेट्रोल डलाया था, यहाँ पर 103 रुपये लीटर चल रहा था मध्य प्रदेश भोपाल के अंदर। आपके यहाँ पर कितना है जरा बताइएगा कि क्या पेट्रोल का रेट चल रहा है। और ये भी आप बात जानते हैं कि आने वाले समय में पेट्रोल महंगा ही होगा। तो आप समझदार हैं, आपको पता है कि पेट्रोल महंगा क्यों हो रहा है, क्योंकि पेट्रोल का सप्लाई जो है वो काफी कम बचा हुआ है, रिजर्व जो है वो काफी कम बचा हुआ है। बहुत ध्यान से अगर आपने NCERT पढ़ी होगी तो उसमें एक जगह पर लिखा हुआ है कि जिस रेट में हम लोग उपयोग कर रहे हैं पेट्रोल का, उस रेट पे अगर अभी यानी कि रेट का मतलब जिस तेजी से हम लोग उपयोग कर रहे हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, उन्हीं तेजी से करते रहेंगे तो आने वाले 40 सालों में, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे दुनिया भर में से पेट्रोल खत्म, पूरे दुनिया भर में से पेट्रोलियम प्रोडक्ट खत्म, जीरो आने वाले 40 सालों में। तो अब सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। डिमांड सप्लाई का रूल क्या कहता है कि जहां डिमांड ज्यादा सप्लाई कम वहां प्राइस बढ़ना तय है। तो प्राइस तो लगातार बढ़ते रहेंगे, बट हमें आवश्यकता भी है, एकदम से भी हम ट्रांजिट नहीं कर सकते, राइट। जैसे बोल दिया जाए कि एक ही दिन में जो है वो, जैसे हुआ नहीं था कि 500,000 के नोट जो है वो एक दिन में बंद, ऐसा पेट्रोल को नहीं कर सकते हम लोग कि एक दिन में जो है वो पेट्रोल बंद, कल से सब लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदें तो हालत खराब हो जाएगी देश की, है कि नहीं। तो सरकार क्या कर रही है, सरकार एथेनॉल
ब्लेंडिंग पर काम कर रही है। अब एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है, तो बिल्कुल आसान भाषा में मैं अगर आपको समझाऊं, जैसे कि हमारी गाड़ी 1 लीटर पर कितना चलती है, जैसे कि मान लेते हैं कार की बात करते हैं, 15 किलोमीटर चल जाती है, ठीक है। 1 लीटर पेट्रोल पीती है, 15 किलोमीटर चलती है। अब हमें गाड़ी को 15 किलोमीटर ही चलाना है बट कम तेल पिलाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, और फिर प्राइस भी जो है वो उसका एडजस्ट करना है। तो जहां हम 1 लीटर पेट्रोल का उपयोग कर रहे थे, वहां ऐसा पॉसिबल है क्या, एमएल 800 ml प्लस का पेट्रोल यूज करें और 200 ml का कुछ ऐसा बायो प्रोडक्ट यूज करें, मिक्स कर दें कि एफिशिएंसी उतनी ही रहे, हिले नहीं, 15 किलोमीटर जो का एवरेज जो गाड़ी दे रही है उतनी ही दे। तो हो सकता है पॉसिबल, तो हाँ हो सकता है। ये बायोफ्यूल के थ्रू जो है वो पॉसिबल हो सकता है, इथेनॉल के थ्रू ये पॉसिबल हो सकता है कि हम पेट्रोल में इसको मिक्स करें बायोफ्यूल को और एफिशिएंसी उतनी ही बरकरार रहे, और जब हम कम पेट्रोल यूज करेंगे तो पैसा भी जो है वो डाउन होगा, राइट। तो ये वाली चीज हमें देखने को मिल रही है। तो फर्क तो पड़ेगा ही 19-20 का, राइट। तो मतलब प्राइस में मतलब ज्यादा तो बढ़ता नहीं है वैसे तो, मतलब एकदम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 50% से पेट्रोल का प्राइस गिर जाएगा, बट फिर भी फर्क पड़ता है। अगर आने वाले समय में प्राइस बढ़ती हुई चीजों को देखें तो एटलीस्ट हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखो, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी करी है एक एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट, जिसमें रोड मैप हमें देखने को मिल रहा है कि 2025 तक हम लोग किस प्रकार से इथेनॉल ब्लेंडिंग करने वाले हैं इंडिया के अंदर। रोड मैप के अंदर प्रपोजल रखा है कि कैसे धीरे धीरे करके हम लोग पेट्रोल में या जो बायोफ्यूल्स है, मतलब कि इथेनॉल वगैरह जो है उसको किस प्रकार से मिक्स करेंगे, ब्लेंड करेंगे, और 2022 तक हमें E10 फ्यूल सप्लाई जो है वो अचीव करना है, और फिर 2023 से 25 के बीच में E20 फ्यूल सप्लाई को अचीव करना है। तो ये सब चीजें क्या है वो अभी आगे चल के समझ में आएंगी पूरी चीजें। रिपोर्ट क्या कहती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया है ये स्टडी करने के लिए कि जैसे कि प्राइसिंग, कि प्राइस इथेनॉल का क्या होगा, मैचिंग पेस ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री टू मैन्युफैक्चर व्हीकल्स विद न्यू इंजन। अब देखो, अब ऐसा तो नहीं है कि हम जो है वो फ्यूल को जो है वो मिक्स कर देंगे, फ्यूल को मिक्स करके बना देंगे, तो वो गाड़ी भी तो उस लायक होनी चाहिए कि इस मिक्स वाले फ्यूल को जो है वो ले सके उसका इंजन। पता लगे मिक्स फ्यूल करके, जैसे कि आपको पता है ना कि जो डीजल वाली गाड़ी का जो इंजन होता है उसमें आप डीजल ही डालते हो, पेट्रोल वाली गाड़ी के इंजन को पेट्रोल ही पिलाते हो, राइट। ऐसा तो नहीं है कि डीजल गाड़ी को आप पेट्रोल पिला रहे हो, पेट्रोल वाली गाड़ी को डीजल पिला रहे हो, तो उसमें तो गाड़ी खराब हो जाती है, तो वो इंजन उस टाइप का रहता है। अब ये ब्लेंडिंग जो हम करेंगे, मिक्सिंग जो हम करेंगे, तो उसके लिए भी इंजन की क्षमता होनी चाहिए उस ब्लेंड को पीने की या झेलने की, बात समझ रहे हो। अगर वो इंजन उस मिक्स ऑयल को अगर नहीं इनटेक कर पाएगा, अगर नहीं कंबशन उसका कर पाएगा, जला पाएगा, इंजन सीज हो जाएगा, तो फिर क्या मतलब। हम इतना खर्चा करके, इतनी व्यवस्था करके मिक्सिंग करें और उसके बाद गाड़ियां खराब हो जाए तो क्या मतलब निकलेगा। तो गाड़ियों को भी उस प्रकार से, यानी कि जो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग जो है, यानी कि जो गाड़ियां बनाती हैं जो कंपनी वगैरह, तो उनको भी ध्यान में रखना है कि वो जिस तरीके से हम लोग मिक्सिंग कर रहे हैं उस तरीके से क्या वो अपनी गाड़ियों को भी चेंज कर सकती हैं, उसके इंजन को, राइट, जिस तरीके से हम चाह रहे हैं, राइट। तो वो वाली चीज भी देखनी है कि एक तो इथेनॉल का प्राइस क्या है, गाड़ियों के साथ एडजस्टेबिलिटी उनके इंजन को लेकर क्या है, राइट। इथेनॉल के सप्लाई को भी देखना है, प्राइस गाड़ियों की देखना है, फ्यूल एफिशिएंसी को भी देखना है अलग अलग इंजन पर, कि अलग अलग इंजन पर अगर मिक्स करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, कम ज्यादा में क्या होता है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि पता लगे मिक्स करने के बाद डालें तो गाड़ी सीज हो जाए, राइट। तो ये सब चीजों भी देखनी है। तो इसके लिए जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने एक एक्सपर्ट ग्रुप जो है वो बनाया है यही सब चीजों को स्टडी करने के लिए। अब जानो इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होती है। तो पहली बात तो इथेनॉल क्या होता है, इट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल बायोफ्यूल। तो ये बायोफ्यूल होता है, राइट। ये नेचुरली प्रोड्यूस होता है जब शुगर को हम फर्मेंटेशन के थ्रू जो है वो सड़ाते हैं, शुगर को सड़ाते हैं, या फिर पेट्रोकेमिकल प्रोसेस जिसमें हमें देखने को मिलती है, जिसे हम लोग कहते हैं इथिलीन हाइड्रेशन। तो जब शुगर को जब सड़ाया जाता है, इथिनील हाइड्रेशन की जब प्रोसेस हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिलती है पेट्रोकेमिकल की, तब जिस समय जो प्रोडक्ट निकल कर आता है वो होता है इथेनॉल, राइट। और इंडिया के ब्लेंडिंग टारगेट क्या है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है गाइस, इसने अपने टारगेट को बढ़ा दिया है। पहले हमारा जो टारगेट था वो 2030 था, अब हम 2025 तक 20% इथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिक्स करेंगे। इसे E20 कहा जा रहा है। E20 मतलब 20% इथेनॉल को पेट्रोलियम के साथ जो है वो मिक्स करना है, राइट। पहले टारगेट था हमारा 2030, अब इसको कम करके 2025 कर दिया गया है। करेंटली 8.5% इथेनॉल जो है वो पेट्रोल के साथ ब्लेंड किया जा रहा है इंडिया के अंदर। ये वाली चीज ध्यान में रखना। आज की रेट में हम जो पेट्रोल यूज कर रहे हैं उसमें 8.5% इथेनॉल भी हमें देखने को मिल रहा है। अब ऑब्जेक्टिव क्या हम लोग को देखने को मिलते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग के, इसके उद्देश्य क्या है, तो एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा, वही चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाई थी।
इंक्रीज्ड यूज ऑफ इथेनॉल कैन हेल्प रिड्यूस द ऑयल इंपोर्ट बिल। तो ऑयल का जो इंपोर्ट का जो पैसा आ रहा है, बिल जो जा रहा है, जो खर्चा हो रहा है, तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग हमारी कंट्री के अंदर ही इथेनॉल को मिक्स करके। और इंडिया का नेट इंपोर्ट जो है वो $US 551 बिलियन का हम लोग को 2020-21 का देखने को मिला है। और E20 प्रोग्राम की बात करें, मतलब E20 जैसे ही सुनो तो 20% इथेनॉल को पेट्रोलियम के साथ मिक्स करना है, ये चीज दिमाग में तुरंत आनी चाहिए। तो E20 प्रोग्राम के तहत बचत हो सकती है $4 बिलियन की, मतलब आप कह सकते हो कि हर साल 30,000 करोड़ रुपए बच सकते हैं। बहुत बड़ी रकम है, 30,000 करोड़ रुपए हर साल बच सकते हैं। और इंसेंटिव भी मिलेगा फार्मर्स को। कैसे इंसेंटिव मिलेगा फार्मर को? तो देखो, ऑयल कंपनी क्या करेंगी, ये इथेनॉल के लिए फार्मर से कहेंगी, जो फार्मर शुगर केन फार्मर जो होंगे ना, उनसे कहेंगे कि आप अपने शुगर केन जो है वो हमें दो, हम जो है वो इसका इथेनॉल बनाएंगे। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, शुगर को सड़ाना है तब जाकर ये बायोफ्यूल बनेगा। फर्दर सरकार के प्लान्स क्या है गाइस? तो ये इनकरेज करेगी कि वाटर सेविंग क्रॉप्स का उपयोग करें, ऐसे क्रॉप्स का उपयोग करें जो कि ज्यादा पानी ना ले, तो पानी बचाने वाली फसल का उपयोग करें, जैसे कि मेज हो गया, राइट, जैसे कि मक्का हमें देखने को मिलता है, जिससे कि इथेनॉल प्रोड्यूस होता है। और इथेनॉल के प्रोडक्शन नॉन फूड फीड स्टॉक के थ्रू हम लोग कर सकें, राइट। तो इसके लिए भी जो है वो बेसिकली कहने वाली बात यह है कि एक तरह से किसानों को भी जो है वो एक अलग अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। किसान जो है वो मेज वगैरह को उगाकर अगर उनके मार्केट में नहीं बिक रहे हैं तो इधर कंपनी में दो, कंपनी जो है वो ले लेगी आपका, उसको सड़ाकर बनाएगी वो इथेनॉल, राइट। और एमिशन पर भी इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा क्या? अब देखो, जैसे पेट्रोल की गाड़ी जो निकालती है, पॉल्यूशन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करती है, वेरियस गैसेस निकालती है, तो क्या ये इथेनॉल ब्लेंडिंग के थ्रू कुछ फायदा होगा, कुछ कम पॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा? तो ये भी जानो। तो यूज जो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का है, ये एमिशन भी डिक्रीज करेगा। तो देखो, एनवायरमेंट पर भी इसका एक फायदा हमें नजर आ रहा है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है, ये सब जो हार्मफुल जो पोल्यूटेंट्स हैं, ये भी डिक्रीज होंगे। बट देखो, एक छोटी सी प्रॉब्लम है, छोटी सी है बट थोड़ी गंभीर भी आप कह सकते हो, कि इसके अंदर कुछ ऐसे पोल्यूटेंट रिलीज होते हैं जिसे हम लोग रेगुलेट नहीं करते हैं, जैसे कि कार्बोनिल एमिशन होता है, एसीटल्डिहाइड एमिशन होता है, राइट। तो ये बेसिकली नॉर्मल पेट्रोल के कंपैरिजन में E10 और E20 जो ब्लेंडिंग है उसमें थोड़ा ज्यादा होगा, इन दोनों में थोड़ा ज्यादा होगा ये वाला एमिशन। बट बात यह है कि इसका जो एमिशन जो होगा वो रिलेटिवली कम होगा, बट होगा ज्यादा। देखो, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को, और जैसे कि हमने बात करी अभी नाइट्रोजन ऑक्साइड की, तो इन सब चीजों को हम रेगुलेट करते हैं, बट ये कार्बोनिल एमिशन को या फिर एसिटल्डिहाइड एमिशन को हम लोग रेगुलेट नहीं करते हैं। तो जो अनरेगुलेटेड पोल्यूटेंट्स है वो थोड़े से इसमें ज्यादा रिलीज होने की बात बताई गई है। तो देखो, आप अल्टीमेटली अब आप ये बोलोगे सर इससे अच्छा तो इतनी पंचायती करने से अच्छा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जो है वो हम लोग मूव करें। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग, नो डाउट, बट क्या है कि उसको लगेगा थोड़ा सा समय, एकदम से एक रात में चेंज नहीं कर सकते ना, उसको लगेगा समय। और इस बीच, इस दौरान हमारे पास एनर्जी के लिए, पावर के लिए जो है वो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, और वो भी हमें कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से, जहां पर 30,000 करोड़ रुपए अगर ऐसा करने में बच रहा है तो क्या बुरा है यार, कोई बुराई नहीं है। और अभी भी टाइम है ही, वैसे भी तो हम लोग शिफ्ट कर ही रहे हैं ना, ट्रांजिशन हमारा चल ही रहा है। तो उस बीच में, इस बीच में जो पीरियड होगा उसमें भी हम लोग बचत करते हुए शिफ्ट करेंगे। हमारा अल्टीमेट एम तो यही है कि क्लीन सोर्स के ऊपर जो है वो शिफ्ट करना, ये भी आपके मेंस आंसर के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए। अब कुछ सुझाव की बात करते हैं, कुछ रिकमेंडेशंस की बात करते हैं। तो नोटिफाइंग इथेनॉल ब्लेंडिंग रोड मैप की बात करें गाइस, तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को इमीडिएटली नोटिफाई करना चाहिए एक प्लान पूरे इंडिया के लिए, कि E10 फ्यूल जो है वो अप्रैल 2022 तक पूरे इंडिया में अवेलेबल हो, राइट, उपलब्धता उसकी पूरे इंडिया के लिए हो, और उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो 2025 तक कंटिन्यू रहे पुरानी गाड़ियों के लिए, ओल्ड व्हीकल के लिए। और E20 का जो लॉन्च हमारी कंट्री में होगा अप्रैल 2023 और अप्रैल 2025 के बीच में, तो E20 की अवेलेबिलिटी भी करवाई जाए, क्योंकि अभी भी काफी सारी जगहों पर ये ब्लेंडेड फ्यूल जो है वो नहीं मिलते हैं, राइट। तो इसकी अवेलेबिलिटी कराने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसके अलावा ऑगमेंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, तो तेल विपणन कंपनियों के लिए बुनियादी अवसंरचना में वृद्धि करनी बहुत जरूरी है। ऑयल मार्केटिंग जो कंपनीज है गाइज, इनको आवश्यकता है प्रिपेयर करने की, कि जो भी रिक्वायरमेंट इथेनॉल स्टोरेज की है तो उसके लिए वो व्यवस्था करें, इथेनॉल की हैंडलिंग, ब्लेंडिंग, राइट, और
इंफ्रास्ट्रक्चर की डिस्पेंसिंग के लिए जो भी आवश्यकता है वो व्यवस्था करें, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो व्यवस्था करना शुरू कर दें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। इसके अलावा रेगुलेटरी क्लियरेंस को एक्सपीडिट करने की आवश्यकता है, मतलब कि उसमें तेजी लाने की आवश्यकता है रेगुलेटरी क्लियरेंस के। करंटली इथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट या फिर डिस्टिलरीज जो है ये रेड कैटेगरी के अंदर आती हैं और इनको चालू करने के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस की आवश्यकता पड़ती है, राइट। एयर और वाटर एक्ट्स के तहत न्यू और एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, यानी कि एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना है या फिर एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसको अगर एक्सपेंड करना है तो उसे एनवायरमेंटल क्लियरेंस की आवश्यकता पड़ेगी। और एनवायरमेंटल क्लियरेंस आज की डेट में बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, तो उसमें भी तेजी जो है वो थोड़ी लाई जाए, जिससे कि नए नए ये वाले इथेनॉल प्रोडक्शन के प्लांट जो है वो शुरू होना हम लोग को देखने को मिले, जिससे कि हम लोग ये अपने टारगेट्स को अचीव करें और ब्लेंडिंग कर सकें। और लंबा समय लगता है और इसी के कारण जो है वो देरी होती जा रही है ब्लेंडिंग के टारगेट्स को पूरा करने में। जैसे कि आज की रेट की बात करें, अभी हम लोग टारगेट कर रहे हैं E10 हम लोग 2022 तक अचीव कर लेंगे, बट वो भी थोड़ी सी दूरी नजर आ रही है क्योंकि काफी सालों से हम लोग जब अचीव करने की जब हमने बात करी तो उसी में ही हम लोग 8.5% ही ब्लेंडिंग कर पा रहे हैं पेट्रोल के साथ इथेनॉल की, और वो भी सभी जगह पर इथेनॉल ब्लेंडिंग नहीं हो रही है, तो ये भी एक बड़ी चीज है। और देखिए काफी सारे स्टेप्स जो है वो लिए गए हैं तेजी लाने के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस की, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। और कुछ एरिया जो चिंता वाले हमें देखने को मिल रहे हैं, यही सब अगर इन्हें एड्रेस कर दिया जाएगा तो बहुत ही जल्दी जो है वो हम लोग सेटअप कर सकेंगे इथेनॉल डिस्टिलेशन कैपेसिटीज को हमारी कंट्री के अंदर, राइट। तो आड़े में जो आ रहा है वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस आड़े में आ रहा है, जिसके चलते जो ये प्लांट्स हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग के वो हम लोग जो है वो मतलब नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि स्टैब्लिश नहीं हो पा रहे हैं। और हमारी कंट्री के अंदर इथेनॉल ब्लेंडेड व्हीकल को इंसेंटिवाइज करना है कि जो भी गाड़ी इथेनॉल ब्लेंडिंग इंजन के साथ आ रही है तो उनको इंसेंटिव जो है वो प्रोवाइड कराना है। और पूरे दुनिया भर में ये वाली चीज चली रही है कि जिन भी गाड़ियों में हायर इथेनॉल ब्लेंड्स की के गाड़ियां बन रही हैं कंप्लाइंट उसके साथ ही तैयार हो रही हैं, मतलब हायर इथेनॉल ब्लेंड इंजन तैयार हो रहे हैं, तो उनको जो है वो टैक्स बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो देखो इस प्रकार के दृष्टिकोण को अपनाया जाना महत्वपूर्ण है कि टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड कराना है, और जिससे कि E20 के डिजाइन के कारण लागत में हुई वृद्धि को कुछ हद तक कम किया जा सकता है, जैसे कि कुछ राज्यों में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। तो कुछ स्टेट्स कर रही है ना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो भी लोग खरीद रहे हैं उनको सब्सिडीज वगैरह जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, तो वैसे ही E20 व्हीकल्स के लिए भी कुछ किया जाए। और प्राइसिंग जो है इथेनॉल ब्लेंडेड गैसोलीन की ये किस प्रकार की है गाइस, तो देखो फॉर बेटर एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ हायर इथेनॉल ब्लेंड्स इन कंट्री, हमारी कंट्री के अंदर उच्च इथेनॉल मिश्रण की बेहतर स्वीकार्यता प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि ऐसे ईंधनों का खुदरा मूल्य सामान्य पेट्रोल से कम होना चाहिए ताकि मिश्रित ईंधन को प्रोत्साहित किया जा सके। तो ये भी बहुत जरूरी है कि ये जो ब्लेंडेड फ्यूल जो होगा वो कॉस्टली ना हो, क्योंकि वो कॉस्टली होगा तो ऑब्वियसली बात है कि लोग क्यों खर्च करेंगे, वो तो बोलेंगे भाई पेट्रोल से महंगी चीज क्यों परचेज करें, है कि नहीं। और ये वैसे तो ये सस्ता ही होगा, बट ज्यादा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया थोड़ा ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ सरकार चाहे तो ये चीज पॉसिबल हो सकती है इन चीज को प्रमोट करने के लिए। टैक्स ब्रेक की बात करें गाइस, तो टैक्स ब्रेक इथेनॉल के ऊपर एज अ फ्यूल के तौर पर कंसिडर किया जा सकता है सरकार के द्वारा कि ऐसे फ्यूल पर जो है वो टैक्स ना लगाए, तो उससे भी जो है वो हमें देखने को मिलेगा कि प्राइस जो है वो अल्टीमेटली डाउन होंगे ही होंगे। इंसेंटिव जो ऑलरेडी लिए जा चुके हैं वो क्या है गाइस, तो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018 हमें देखने को मिलती है, जिसके बारे में हमने चर्चा भी करी थी। इसमें हम 2030 तक टारगेट रखा गया था कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे, बट इस टारगेट को ध्यान में रखना 2025 कर दिया गया। 2025 तक हम लोग E20 को अचीव करेंगे, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो है गाइस, इन्होंने मैंडेट भी लगाया है कि गाड़ियों पर स्टिकर होनी चाहिए जो कि मेंशन करे E20, E85, E100 कंपैटिबिलिटी, राइट। तो इस प्रकार के स्टिकर जो है वो गाड़ी पे लगे रहने चाहिए, और इस प्रकार के स्टिकर के कारण हमें देखने को मिलेगा कि फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल भी ज्यादा से ज्यादा बनेंगी, मतलब फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाली गाड़ियां बनेंगी। ये कुछ नहीं है, सिंपल सी ऐसी गाड़ियां जिनमें क्षमता होती है इथेनॉल को ब्लेंड करने की। और देखिए गाड़ी की डेट में, आज की डेट में पेट्रोल को E20 से E100 तक ब्लेंड करने की क्षमता होती है, मतलब कि 20% से लेकर कंप्लीट पूरा 100% तक इथेनॉल पे चलने वाली गाड़ियां भी हमें देखने को मिलती है। और E100 पायलट प्रोजेक्ट ऑलरेडी पुणे पर शुरू कर दिया गया है। और टीवीएस अपाचे टू व्हीलर की बात करें गाइस, तो इन्हें अपाचे गाड़ी आपने चलाई भी होगी शायद काफी सारे लोगों ने, काफी अच्छी भी गाड़ी होती है ये, राइट। जब जिस समय मुझे गाड़ी लेनी थी तो मेरे पास एक ऑप्शन था, बट मेरा बचपन से ही 220 लेने का सपना था, तो फिर मैंने उस समय 220 ले ली थी, बहुत पहले की बात है, अब तो बेच भी दी गाड़ी वैसे। तो टीवीएस अपाचे टू व्हीलर जो है गाइस, ये डिजाइन कुछ इस प्रकार से हुई है
कि इसमें E80 या फिर प्योर इथेनॉल, पूरा का पूरा इथेनॉल जो है वो के थ्रू जो है वो गाड़ी चल सकती है। इस क्षमता के साथ गाड़ी हमें देखने को मिल सकती है। ये वाले भी एक पॉइंट आप ध्यान में रखना। अब देखिएगा, एक है प्रधानमंत्री जीवन योजना 2019। इस योजना का उद्देश्य है कि 2G इथेनॉल क्षेत्र में वाणिज्य परियोजना, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जो है, इसकी स्थापना और अनुसंधान एवं विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक तंत्र जो है वो क्रिएट किया जा सके, पारिस्थितिक तंत्र जो है वो क्रिएट किया जा सके। राइट, मतलब एक इकोसिस्टम हमें क्रिएट करना है ऐसा कि जहां पर ज्यादा से ज्यादा हम लोग जो है वो 2G इथेनॉल क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट और कमर्शियल प्रोजेक्ट जो है वो ला सके। तो इसको लेकर एक प्रधानमंत्री जीवन योजना भी हमें देखने को मिली थी। अब देखिए, एक है गोवर्धन योजना। तो गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज स्कीम है ये स्कीम 2018 की है। इस योजना का उद्देश्य है कि गांव की स्वच्छता पर सकारात्मक प्रभाव डालना और कैटल जो होती है ना, मवेशी, और जैविक कचरे से धन और ऊर्जा उत्पन्न करना। तो देखो, गांव के अंदर जो हम लोग को गाय देखने को मिलती है, गोबर करती हैं, और भी दूसरे वहां पर ऑर्गेनिक वेस्ट वगैरह जो मौजूद होते हैं, तो लोग इस वेस्ट को कलेक्ट करके प्लांट्स तक पहुंचाएं, जहां पर प्लांट्स पर इन वेस्ट से जो है वो एनर्जी जनरेट होती है। तो इसको लेकर ये गोबर योजना भी हमें देखने को मिल चुकी है। इस मतलब इसका उद्देश्य एक नए ग्रामीण आजीविका का अवसर पैदा करना, न्यू रूरल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड कराना, जिसमें गांव क्षेत्र के जो युवा हैं या लोग हैं ये क्या कर सकते हैं, या फिर इवन किसान भी, क्योंकि किसान की भी इनकम को एनहांस करने को लेकर है कि वहां के लोग ये सब वेस्ट वगैरह को कलेक्ट करके, जैसे मैंने आपको बताया कि प्लांट्स तक पहुंचाए और प्लांट्स के अंदर इन ऑर्गेनिक वेस्ट से जो है वो एनर्जी पावर जो है वो प्रोड्यूस हो। और फिर एक हम लोग को रीपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल देखने को मिलती है, रूको। इसके बारे में कुछ दिनों पहले ही हमने डिस्कस किया है। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है ये इनिशिएटिव। इसमें क्या किया जा रहा है कि जो कुकिंग ऑयल जो होता है ना, यूज्ड कुकिंग ऑयल, तो इसको जो है वो बायोडीजल में कन्वर्ट किया जा रहा है। इस कुकिंग ऑयल, यूज्ड कुकिंग ऑयल के, जो घर में हम लोग खाना बनाते हैं, राइट, तो खाना जब बनता है तो वो तेल पे जो खाना बनता है, और तेल जब खराब हो जाता है तो हम लोग उसको फेंक देते हैं। तो वही खराब तेल को कलेक्ट करके बायोडीजल में कन्वर्ट करना, राइट। तो ये सब चीजें इसकी हमें देखने को मिल रही है। ये सब इनिशिएटिव इंडिया के अंदर हमें मतलब इसी प्रकार से पावर को जनरेट करने के ऊपर, या बायोफ्यूल या बायो एनर्जी की तरफ जो हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसको लेकर ये सब इनिशिएटिव हमें देखने को मिलता है। क्लियर है आपको यहां तक बातें? अब आगे बढ़ रहे हैं। कॉर्बीवैक्स कोविड-19 वैक्सीन की बात करेंगे। कॉर्बेवैक्स कोविड-19 वैक्सीन, तो इंडिया ने गाइस प्लेस किया है एक एडवांस ऑर्डर 300 मिलियन डोजेस का, और ये नई कोविड-19 की वैक्सीन है जिसका नाम है कॉर्बीवैक्स। तो 300 मिलियन खुराक के लिए हम लोगों ने जो है वो ऑर्डर दिया है, ठीक है, ऑर्डर दिया है, ऑर्डर बुक करा है, मतलब मान के चलो आप। तो ये कॉर्बीवैक्स वैक्सीन हमें देखने को मिल रही है। भारत की स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन है ये, तो याद रखना इंडिया में ही बनाई गई वैक्सीन, ये हम लोग को कॉर्बीवैक्स भी देखने को मिल रही है। और क्या मुझे आप बता सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि इंडिया में और कौन सी दूसरी वैक्सीन है, बताओ जरा। और आज की डेट में फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल जो है वो इसका चल रहा है। तो एक और नई वैक्सीन का नाम आपको याद रहना चाहिए, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन, ये हम लोग को देखने को मिल रही है। इसका मतलब है कि जो स्पेसिफिक पार्ट हम लोग को SARS-CoV-2 के स्पाइक प्रोटीन का देखने को मिलता है, यानी कि इस वायरस के सरफेस का, उससे ये बनी है। मतलब कि एक्चुअली में कोरोना वायरस से ही ये वैक्सीन जो है वो तैयार की गई। और आप जानते हैं कि वैक्सीन के अंदर लाइव वायरस हम लोग को देखने को मिलते हैं, इनएक्टिवेटेड होते हैं, राइट, कम मात्रा में होते हैं, या फिर उनकी क्षमता ऐसी कर दी जाती है कि वो रेप्लिकेट ना कर सके, मतलब कि बढ़ ना सके अंदर बॉडी के अंदर। और स्पाइक प्रोटीन ही ये एक ऐसी चीज हमें देखने को मिलती है जो कि अलाउ करती है वायरस को कि बॉडी के अंदर एंटर करना। जैसे कि आपने वायरस को जो है वो देखा होगा, वैसे तो आज तक देखा किसी ने नहीं है, बट ऐसे अनुमान लगाया जाता है कि इस टाइप का जो है वो वायरस दिखता है कि नहीं, हमने ऐसे देखा। तो इसका जो ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये प्रोटीन, स्पाइक प्रोटीन, तो ये वायरस को अलाउ करता है कि इसके थ्रू जो है वो सेल में, मतलब बॉडी के सेल में घुसता है, और फिर वहां पर जाकर वो रेप्लिकेट करता है, नंबर्स इसके बढ़ते हैं, और फिर वो बीमारी होने लगती है, फिर इंसान जो है वो बीमार पड़ने लगता है। तो ये वायरस के अंदर एक मेन चीज हमें देखने को मिलती है, जिसके बारे में कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हाउएवर व्हेन दिस प्रोटीन अलोन इज गिवन टू द बॉडी, मतलब वायरस को छोड़कर सिर्फ प्रोटीन ही बस बॉडी के अंदर दिया जाता है, तो इट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी हार्मफुल एज द रेस्ट ऑफ द वायरस इज एब्सेंट। तो यहां पर क्या किया जा रहा है, इस वैक्सीन के अंदर सिर्फ उस स्पाइक प्रोटीन को बॉडी में डाला जा रहा है। अब पूरा वायरस आएगा तो फिर वो तबाही मचाएगा। अब वो वायरस का एक पार्ट आ रहा है,
तो उस पार्ट को हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडीज है या इम्यून सिस्टम है वो तो आराम से निपट जाएगा। और जब आराम से निपटेगा तो हमारी बॉडी को पता रहेगा कि किस टाइप से इस प्रकार की स्पाइक प्रोटीन से जो है वो निपटना है। जैसे कि कल को एक्चुअली में वो वायरस आया और उसमें जो स्पाइक प्रोटीन लगी रहती है तो उससे हमारी बॉडी तुरंत आइडेंटिफाई कर लेगी उसको और तुरंत जाकर अटैक कर देगी, राइट। और बॉडी इज एक्सपेक्टेड टू डेवलप, मतलब कि ये जो वैक्सीन है तो इसके आने से हम जो ह्यूमन की जो बॉडी होगी वो इम्यून रिस्पॉन्स करेगी, वही चीज जो मैंने आपको बताई, राइट, इस इंजेक्टेड स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट। Therefore, when the real virus, वही चीज पूरी जो मैंने समझाई वो यहाँ पर लिखी हुई है कि when the real virus, जब एक्चुअल में जो वायरस बॉडी को इन्फेक्ट करेगा तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो तुरंत रेडी रहेगा उस प्रकार के स्पाइक प्रोटीन से लड़ने के लिए और फिर हम बीमार नहीं पड़ेंगे, है ना। तो ये वाली चीज इसकी हमें देखने को मिलती है। अब देखो आप कॉर्बीवैक्स और दूसरी कोविड-19 की वैक्सीन में क्या डिफरेंस है। तो या तो ये mRNA वैक्सीन हमें देखने को मिलती है जैसे कि फिजर की बात करें या मॉडर्ना की बात करें, राइट, या वायरल वेक्टर वैक्सीन हमें देखने को मिलती है जो कि कोविशील्ड है या स्पुतनिक हमें देखने को मिल रही है। और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जैसे कि कोवैक्सीन है या सीनोवैक, कोरोनावैक या सीनोफार्म की वीरोसेल हमें देखने को मिलती है। तो वायरल वेक्टर और mRNA वैक्सीन जो है ये एक कोड का उपयोग करती हैं हमारी बॉडी के अंदर जाने के लिए, राइट, जिससे कि स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट जो है वो हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाए। तो mRNA और वायरल वेक्टर वैक्सीन क्या करती हैं, ये एक कोड का इस्तेमाल करती है, जेनेटिक कोड का, कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर वो जेनेटिक कोड आता है हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो एक्टिव हो जाता है स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट, राइट। इन केस ऑफ कॉर्बेवैक्स, तो कॉर्बेवैक्स के मामले में प्रोटीन ही दे दिया जाता है, एक्चुअल में स्पाइक प्रोटीन बॉडी के अंदर डाला जा रहा है। और mRNA वैक्सीन वर्क बाय यूजिंग मैसेंजर RNA, तो mRNA वैक्सीन के अंदर क्या होता है, ये मैसेंजर RNA का उपयोग करती है जो कि एक प्रकार के मॉलिक्यूल होते हैं विच एसेंशियली पुट्स DNA इंस्ट्रक्शन इनटू एक्शन। तो जैसे ही वो बॉडी के अंदर जाते हैं हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करने लगता है, वो DNA इंस्ट्रक्शन जो है को क्या करते हैं, वो एक्शन पे ले आते हैं, राइट। और इनसाइड अ सेल के अंदर mRNA का उपयोग किया जाता है प्रोटीन को बिल्ड करने के लिए। और वायरल वेक्टर वैक्सीन का उपयोग जो होता है वो एक मॉडिफाइड वर्जन जो होता है ना अलग वायरस का या वेक्टर का, तो वेक्टर जो है वो डिलीवर किया जाता है बॉडी के अंदर। मतलब कि मान के चलो कि एक दूसरा वायरस है जिसके बारे में मेरे ख्याल से अभी 2-4 दिन पहले ही हमने डिस्कस किया इन सब चीज़ों के बारे में भी। तो जैसे कि एक दूसरा वायरस है, उस वायरस के अंदर जो है वो प्रोटीन डाल दिया जाता है और फिर जैसे ही ये वायरस बॉडी के अंदर एंटर होता है तो ये वायरस जो होता है वो हम लोग को, मेरे ख्याल से हमने डिस्कस भी किया था, चिंपांजी का वायरस हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं। तो ये वाला जो वायरस होता है ये जब बॉडी के अंदर जाता है तो हमारी बॉडी जो है वो इस वायरस के अगेंस्ट जो है वो एक्ट करती है, बट इसके अंदर ये चीज इंश्योर की जाती है कि ये वायरस अंदर बॉडी के अंदर जाकर रेप्लिकेट ना हो, मतलब कि इसके नंबर्स ना बढ़े। तो ऐसा करके जो है वो बॉडी के इम्यून सिस्टम को वो बनाया जाता है, मतलब स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के अंदर किल्ड पार्टिकल्स होते हैं पूरे के पूरे कोरोना वायरस के, यानी कि कोरोना वायरस को पूरा हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के अंदर जो है वो उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है, मार दिया जाता है और उसके बाद फिर बॉडी के अंदर पूरे के पूरे वायरस को जो है वो डाला जाता है, जैसे कि हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम उस वायरस से वो हो जाए, मतलब कि इंट्रोड्यूस हो जाए एक प्रकार से आप कह सकते हैं। फिर कल को जब ओरिजिनल वायरस आएगा बॉडी के अंदर तो हमारी बॉडी तुरंत उसको पहचान कर मार सकेगी। और देखिए कॉर्बेवैक्स के अंदर भी हम देख रहे हैं कि mRNA और वायरल वेक्टर के अंदर जो स्पाइक प्रोटीन होते हैं ना उसको टारगेट किया जाता है, बट थोड़ा अलग तरीके से ये काम करती है कॉर्बेवैक्स में एक्चुअल में ही बॉडी के अंदर स्पाइक प्रोटीन डाल दिया जाता है। और दूसरी टाइप्स की वैक्सीन कौन सी है, तो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, राइट, तो जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। लाइव वैक्सीन होती है, इसके अंदर वीक वायरस को या जर्म को जो है वो वीक करके बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है डिजीज पैदा करने के लिए। वो वीक रहेगा तो ऑटोमेटिकली हमारी एंटीबॉडी उसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर ही लेंगी, बट उसके वीक होने के कारण ही हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बिकॉज दीज वैक्सीन आर सो सिमिलर टू द नेचुरल इन्फेक्शन दैट दे हेल्प प्रिवेंट, दे क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग इम्यून रिस्पॉन्स। तो देखो लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन जो होती है ना ये लंबे समय तक बॉडी को जो है वो रखती है, मतलब प्रोटेक्टेड रखती हैं, क्योंकि एंटीबॉडी जो होती है वो एक्चुअल में वायरस के अगेंस्ट जो है वो रिलीज होती है, तो हमारी बॉडी पूरी तरह से वायरस को पहचान लेती है। और लिमिटेशन इस अप्रोच के अंदर क्या हमें देखने को मिलता है कि इसे उन लोगों को नहीं दिया जाता जिन लोगों का इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक होता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक है और उसी में अगर लाइव वायरस आ जाएगा भले ही वो क्यों ना हो और इम्यून सिस्टम भी वीक है तो वायरस हावी पड़ सकता है बॉडी के ऊपर और इंसान की डेथ तक हो सकती है। तो लाइव वैक्सीन का उपयोग मीजल्स, मम्स, रुबेला, रोटा वायरस, स्मॉल पॉक्स, तो इन सब के अगेंस्ट किया जा सकता है। अब फिर बात आती है सब यूनिट रिकॉम्बिनेंट पॉलीसैचराइड कॉन्जुगेट वैक्सीन की।
तो इसमें उपयोग किया जाता है जर्म्स के कुछ स्पेसिफिक पीसेस का, जैसे कि उसके प्रोटीन का, उसके शुगर का, कैप्सिड का, राइट, जो कि जर्म के अराउंड हम लोग को एक केसिंग देखने को मिलती है जिसके अंदर वो जर्म रहता है, राइट। और ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग बनाने में बहुत मदद करती है। तो ये भी एक वैक्सीन का प्रकार, एक यूनिट हमें देखने को मिलता है। और इवन इस प्रकार की जो वैक्सीन होती है ये उन लोगों को तक दी जा सकती है जिन लोग का इम्यून सिस्टम वीक है, प्लस जिन लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हैं लॉन्ग टर्म वाली, यानी कि क्रॉनिक कोई डिजीज, तो उनको भी, उनके लिए भी इस प्रकार की वैक्सीन सही रहती हैं। इन वैक्सीन का उपयोग किया जाता है HIV, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी डिजीज के अगेंस्ट, हेपेटाइटिस बी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस और न्यूमोनिकल डिजीज, जो निमोनिया वाली जो डिजीज होती है ना, इस प्रकार की डिजीज के लिए जो है वो ऐसी वैक्सीन बनाई जाती है। अब फिर एक प्रकार की और वैक्सीन आती है जिसे हम लोग बोलते हैं टॉक्सॉइड वैक्सीन। टॉक्सॉइड वैक्सीन में टॉक्सिन का उपयोग किया जाता है, जहर का उपयोग किया जाता है, जो कि जर्म के द्वारा बनाए जाते हैं, जिसके कारण हो जाती है बीमारी, डिजीज हो जाती है। और इस प्रकार की टॉक्सॉइड वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है डिप्थीरिया, टिटनेस से प्रोटेक्शन के लिए, राइट। तो ये सब चीजें इसकी हमें देखने को मिलती हैं। और ये था आपका आज का लास्ट टॉपिक। और मैंने आपको गाइज जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए, लाइक के बटन जरूर हिट करके जाया करो और शेयर किया करो गाइज लेक्चर को। और बाकी आपके लिए कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं जो कि मेरे द्वारा ही प्रिपेयर किए गए हैं। पॉलिटी का कोर्स है, मैंने प्रिपेयर किया है, एनवायरमेंट का कोर्स भी है, तो इन कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपके लिए इकोनॉमिक्स का कोर्स अवेलेबल है, आपके लिए CSET का कोर्स अवेलेबल है, हिस्ट्री का पूरा कोर्स अवेलेबल है। और ये सभी कोर्सेज गाइज वीडियो कोर्सेज हैं और इन सभी कोर्सेज के अंदर आपको पूरी तैयारी A to Z जो है वो करवाई जाती है सिविल सर्विसेज के लिए, पूरी तैयारी। ये मान के चलो कि एक बार आप कोर्स लेते हो तो ये श्योरिटी है, गारंटी है कि आपकी पूरी तैयारी बहुत अच्छे से होगी। प्लस कोर्स के अंदर आपको मटेरियल भी मिलता है, स्टडी मटेरियल, प्लस आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सभी कोर्सेज के अंदर जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, दिए जाते हैं। UPSC 2021 के लिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट ये करंट अफेयर्स का लेक्चर देख रहे हैं, तो आपको अब से PDF के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। 100 रुपीज पर मंथ की मात्र फीस में आपको डेली लेक्चर्स की PDF मिलती है। आपको कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप लेक्चर को सुने और PDF पर अंडरलाइन करते चलें जो भी चीज आपको समझ में आती जा रही है। और आपको हैंड आउट नोट्स वगैरह भी इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको रिवीजन करने के लिए वीकली कंपाइलेशन भी मिलता है और आपको मंथली मैगजीन भी मिलती है। इतना सब कुछ मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में। और इसके अलावा करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है मंथली वाइज। और एक ऑफर भी है जिस ऑफर के थ्रू जो है वो आप अवेल कर सकते हैं बहुत सारी फैसिलिटी, राइट। तो ये सब चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है। और अगर कोई भी किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप 9713282838, ये देखिए मेरा नंबर नीचे लिखा हुआ है, इस नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू। विद इन 24 आवर्स मेरा रिप्लाई आपके पास आ जाएगा। अब मैं आपको मेंस आंसर राइटिंग के बारे में एक चीज बताता हूं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है। तो देखो, क्योंकि सिविल सर्विसेज के अंदर आपको मेंस तो आपको लिखना ही लिखना है, तभी क्रैक हो पाएगा। और मेंस की तैयारी अभी से ही शुरू होती है, जब से आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना शुरू करते हैं। तो उसके लिए इंग्लिश हिंदी दोनों में मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है। यहां पर 70 से ज्यादा क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी इस बैच के अंदर। और इस प्रकार से प्रैक्टिस करवाई जाएगी कि आपका मेंस का आंसर जो है वो परफेक्ट बनने लगेगा, जैसा UPSC चाहती है उस टाइप का। और हर एक दिन जब भी आप आंसर लिखेंगे और आंसर चेक करवाएंगे, क्योंकि हमारी फैकल्टी आपका आंसर चेक करती है, आपको पर्सनल गाइडेंस देती है कि कहां पर आप गलती कर रहे हो, कैसे उस गलती को आप इंप्रूव कर सकते हो, पूरी चीज बताई जाती है जिससे कि आप अपने मेंस के आंसर को परफेक्ट बना सकें। इसके अंदर GS 1 2 3 4 सभी कवर्ड हैं। UPSC लेवल का असेसमेंट करवाया जाता है। कोर्स की फीस मात्र 3000 रुपए है 3 महीने के लिए, जिसमें आपकी फुल फ्लेज प्रैक्टिस जो है वो इस कोर्स के अंदर करवाई जाती है। तो इस कोर्स को भी जो है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसी के साथ अब मैं साइन ऑफ करता हूं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।